अरे भाई, ये सिर्फ नॉवल समझने के लिए है। दिल से दिल तक बस मस्ती में सुनो और थोड़ी सीख लो। और गलती हुई तो माफ कर देना। हम भी तो इंसान है यार, गलती हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अभिराज राजदूतों को संघ हॉल में लेकर आया। उन्होंने ऊंचे संगमरमर के कदमों पर चढ़ाई की और लंबे गलियारे से गुजरे जहां दीवारों से संघ के बैनर लटके थे। आखिरकार वे अभिराज के कक्ष में पहुंचे, जो पूरी इमारत का सबसे भव्य कमरा था। छत तारों और नक्षत्रों की चमकती नक्काशी से ढकी थी। बीच में एक विशाल गोल मेज थी, जिसके चारों ओर मुलायम कुर्सियां लगी थीं। कृपया बैठें महाराज, अभिराज ने शालीनता से कहा। आर्य नहीं हिले। उन्होंने एक बार कमरे के चारों ओर देखा, फिर अपनी आंखें अभिराज पर घुमाईं। हम बाद में बैठकर बात कर सकते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत थी, पर एक शक्ति का किनारा था जिसने हवा को भारी कर दिया। अगर आपके ग्रह की क्षमता निर्धारित सीमा से अधिक है, तो यह मेरे समय के लायक होगा। अगर ऐसा नहीं है, तो औपचारिकताएं संभालने के लिए कोई और आएगा। आपके साथ अन्य सभी सभ्यताओं जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। अभिराज को महसूस हुआ कि उनका दिल कस गया है। वह जानता था कि यह राजदूत सिर्फ कोई दूत नहीं थे। केवल कुछ असाधारण, जैसे कि उनका महासागर सम्राट से लड़ने का तरीका, ही इतनी उच्च स्तरीय हस्ती को व्यक्तिगत रूप से यहां ला सकता था। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। आपकी जैसी इच्छा। आर्य ने अपने पीछे खड़े लंबे आदमी की ओर मुड़े। वीर, उन्होंने कहा, पूरे ग्रह को स्कैन करो। वीर ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ा और एक पतला पारदर्शी उपकरण निकाला जो लगभग कांच की चादर जैसा दिखता था। जब उन्होंने इसे टैप किया, तो सैकड़ों प्रतीक जगमगा उठे। अभिराज चुपचाप देखता रहा। यह उपकरण पृथ्वी के सभी मार्शल कलाकारों की क्षमता को स्कैन करेगा। यह अरबों नागरिकों को नहीं मापेगा, क्योंकि उनकी संयुक्त क्षमता बहुत कम थी। भले ही आप हर साधारण व्यक्ति को एक साथ जोड़ दें, उनका मूल्य 1000 अंक तक भी नहीं पहुंचेगा। असली शक्ति उन कुछ लोगों में थी जो मार्शल कलाकार के रूप में जागृत हुए थे। उपकरण धीरे से चमका, फिर सतह पर एक लाल संदेश चमका। त्रुटि, एरर। वीर की भौहें तन गईं। उन्होंने किसी भी गलती की जांच के लिए उपकरण को फिर से टैप किया। ये स्कैनर उन्हें कभी विफल नहीं हुआ था, जितने सालों से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, एक बार भी नहीं। उन्होंने फिर से कोशिश की। वही लाल शब्द दिखाई दिया। त्रुटि, एरर। हॉल में चुप्पी छा गई। अभिराज ने अपने सीने में तनाव बढ़ता महसूस किया। यहां तक कि आर्य ने भी अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वीर लगभग शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने तीसरी बार कोशिश की। स्कैनर झिलमिलाया, घुरघुराया और फिर से त्रुटि संदेश प्रदर्शित हुआ। वीर पीछे हट गए और सावधानी से बोले, मेरे स्वामी, उपकरण काम नहीं कर रहा है। आर्य की आंखें, जो आकाशगंगा जितनी गहरी थी, उनमें आश्चर्य की एक हल्की चमक थी। उन्होंने एक हाथ उठाया और एक छोटी, काली वस्तु उनकी हथेली में तैर गई। ये वीर के उपकरण का एक भारी संस्करण जैसा लग रहा था, जिसमें नीली रोशनी की रेखाएं चल रही थीं। इससे कोशिश करो, आर्य ने कहा। वीर ने इसे दोनों हाथों से ले लिया। वह जानता था कि यह कोई साधारण स्कैनर नहीं था। ये 9वीं पीढ़ी का उपकरण था, जो उच्च स्तरीय सभ्यताओं के लिए था। उन्होंने कभी भी पृथ्वी जैसे निम्न स्तरीय ग्रह पर इसका उपयोग करने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। इसे पकड़े रहने से भी उनकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। उन्होंने निगला, फिर स्कैन को सक्रिय किया। कमरे में एक गुनगुनाहट भर गई, क्योंकि उपकरण ने दुनिया के हर कोने से डेटा खींचना शुरू कर दिया। सबने इंतजार किया। इस बार ज्यादा समय लगा, लगभग एक पूरा मिनट। वीर आशावान महसूस कर रहे थे। निश्चित रूप से यह उपकरण काम करेगा। आखिरकार संदेश दिखाई दिया। त्रुटि, एरर। वीर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन्होंने फिर से जांच की, लेकिन उत्तर नहीं बदला। उन्होंने आर्य की ओर देखा, जो अब अभिराज को एक ऐसे भाव से घूर रहे थे जो अब केवल जिज्ञासा नहीं थी। आर्य ने एक पल के लिए सोचा। वह एक गांगेय स्वामी थे, एक ऐसे व्यक्ति जो युगों से जी रहे थे। उस पूरे समय में उन्होंने कभी किसी ग्रह की क्षमता को 9वीं पीढ़ी के स्कैन की सीमाओं से परे होते नहीं देखा था। लेकिन शायद, फिर से स्कैन करो, आर्य ने आदेश दिया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अभिराज की ओर एक उंगली से इशारा किया। इस बार, इस युवक को छोड़ दो। अभिराज ने पलक झपकाई, लेकिन चुप रहा। वीर ने उपकरण की सेटिंग समायोजित की और फिर से शुरू किया। गुनगुनाहट वापस आ गई, और सबने सांस रोके इंतजार किया। इस बार, डिस्प्ले पर एक संख्या बनी। वीर की आंखें लगभग निकल आईं। 5000। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में मुक्का मारा हो। 50 लाख। वह एक शक्तिशाली सभ्यता का संभावित मूल्य था, उन ग्रहों का जिनमें 100 गुना ज्यादा लोग और पृथ्वी की पहुंच से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक थी। उन्हें लगा कि कोई गलती हो सकती है, इसलिए उन्होंने स्कैन फिर से चलाया। वही संख्या दिखाई दी। इस बार आर्य आश्चर्यचकित नहीं लग रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, यहां तक कि विचारशील भी। वह अभिराज को एक नए तरीके से देख रहे थे। वीर ने निगला, मेरे स्वामी, उन्होंने फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? आर्य ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ लहराया और एक सपाट धातु की डिस्क जैसा कुछ, जिसमें 7 रंगीन पट्टियां थीं, उनके हाथ में आ गया।
रंग चमकीले और परिपूर्ण थे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यह उपकरण, आर्य ने इसे अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, व्यक्तिगत उन्नति की क्षमता को मापता है। ये दिखा सकता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किस क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इसे स्वयं भाग्य के नियम का उपयोग करके गढ़ा गया था। अभिराज ने उन्हें ध्यान से देखा। वह कमरे में बढ़ते दबाव को महसूस कर सकता था, जो आर्य के हर शब्द के साथ बढ़ रहा था। आर्य की आवाज और धीमी हो गई। सामान्य तौर पर, मैं इसका उपयोग कभी नहीं करता। लेकिन तुम्हारा मामला अलग है। उन्होंने अपनी नजर उठाई। युवक, इस उपकरण को अपने हाथ में लो और अपनी ऊर्जा इसमें प्रवाहित करो। अभिराज आगे बढ़ा। चिकनी धातु के विपरीत उसकी हथेली ठंडी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शक्ति की एक धीमी धारा डिस्क में भेज दी। पहले तो कुछ नहीं हुआ। फिर लाल पट्टी जल उठी। इसका मतलब ग्रहीय क्षेत्र। राजदूतों के बीच एक हल्की फुसफुसाहट गुजरी। अगली बार नारंगी पट्टी जल उठी, तारा क्षेत्र। फिर पीला, ब्लैक होल क्षेत्र। हरा, आकाशगंगा क्षेत्र। वीर का जबड़ा खुला रह गया। नीली पट्टी चमकने लगी, गांगेय अधिपति। यहां तक कि आर्य भी आगे झुक गए। फिर जामुनी पट्टी जल उठी, ब्रह्मांड क्षेत्र। आर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वह इस स्तर को एक पिछड़े ग्रह पर देखेंगे। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। बैंगनी पट्टी भी जल उठी और फिर एक शानदार रोशनी में फट गई, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उपकरण अभिराज के हाथ में कांपने लगा। सर्वोच्च बनने की क्षमता। और फिर वह चूर चूर हो गया। धातु सफेद रोशनी की एक चमक में टूट गई, चमकते टुकड़े फर्श पर बिखर गए। एक पल के लिए कोई हिला या बोला नहीं। आर्य ने निगला, और अभिराज उनकी आंखों में विस्मय देख सकता था। इतने युगों से इस आदमी ने जीवन जिया था, लेकिन उन्होंने कभी भाग्य के उपकरण को नष्ट होते नहीं देखा था। अभिराज ने एक कांपती हुई सांस ली। सिस्टम, उन्होंने सोचा, अभी क्या हुआ? एकमात्र सार्वभौमिक भाग्य का नियम आपकी नियति को नहीं माप सकता। ओह, अभिराज ने सोचा, अपने दिल को जोर से धड़कता हुआ महसूस किया। तो क्या मैं इतना बड़ा धुरंधर हूं? आर्य बोले नहीं। वह किसी से संपर्क कर रहे थे। महारानी श्रेया, उन्होंने चुपचाप कहा, मेरे पास एक जरूरी रिपोर्ट है। एक स्पष्ट, शांत आवाज ने उनके दिमाग में जवाब दिया। हाँ, राजदूत आर्य, आप आगे बढ़ सकते हैं। आर्य ने एक गहरी सांस ली। मैंने प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा कर लिया है। स्थिति मेरे सामने आई किसी भी चीज से परे है। उन्होंने सब कुछ समझाया। स्कैन का विफल होना, 50 लाख की संख्या, नष्ट हुआ भाग्य उपकरण। महारानी श्रेया लंबे समय तक चुप रहीं। आखिरकार उन्होंने फिर से बात की। अनुबंध योजना बदल दो, उन्होंने कहा। इसे एक्स स्तर का कर दो। आर्य ने अपना हाथ नीचे किया। वह लगभग राहत महसूस कर रहे थे। समझ गया, केवल एक्स स्तर का अनुबंध ही इस राक्षस के लायक हो सकता था। यहां तक कि अगर अभिराज यहां नहीं होते, तो 50 लाख के संभावित मूल्य के साथ वे आसानी से एक स्तर का अनुबंध प्राप्त कर सकते थे। अनुबंध के भी स्तर थे। ई स्तर, डी स्तर, सी स्तर, बी स्तर, ए स्तर, एस स्तर, एसएस स्तर, एसएसएस स्तर, एक्स स्तर जो सबसे उच्च था। उन्होंने अभिराज को देखा और कहा, आपका ग्रह हमारे साथ एक एक्स स्तर का अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के योग्य है। अभिराज ने उन्हें देखा, हैरान। क्या मैं पूछ सकता हूं? उन्होंने सावधानी से कहा कि एक्स स्तर के अनुबंध का क्या मतलब है? आर्य ने उन्हें देखा। ये हमारी जाति का सर्वोच्च स्तर का अनुबंध है, उन्होंने कहा। 1 अरब वर्षों में केवल 1 या 2 सभ्यताओं ने ही योग्यता प्राप्त की है। अभिराज को महसूस हुआ कि उनका दिल उछल पड़ा। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आर्य ने अपनी बात जारी रखी, उनकी आवाज स्थिर थी। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद आपकी सभ्यता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने एक उंगली उठाई। पहला, आपकी जाति के हर सदस्य को 9वीं श्रेणी का रक्त वंश विकास द्रव दिया जाएगा। अभिराज की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके पीछे, पो ने उनके दिमाग में फुसफुसाया, मालिक, यह उन्हें एक ही कदम में स्वर्गारोहण करने के लिए काफी है। आर्य ने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा, आपकी सभ्यता को हमारी आभासी वास्तविकता तक पहुंच मिलेगी। सिमुलेशन के भीतर एक पूरी आकाशगंगा आपके लोगों के लिए आरक्षित होगी, बिना किसी शुल्क के। उन्होंने तीसरी उंगली उठाई। तीसरा, आप आभासी वास्तविकता के भीतर कुछ भी आधे दाम पर खरीद सकते हैं और वे सीधे आपको टेलीपोर्टेशन के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। वो लगभग रोने लगा। आधे दाम, मेरे गुरु ने भी कभी इसका सपना नहीं देखा। आर्य रुके नहीं। चौथा, आपकी सभ्यता का कोई भी सदस्य जिसकी साधना आवश्यकताओं से मेल खाती हो, वह आदिम संघ के नेतृत्व में शामिल हो सकता है। उन्होंने फिर से अपना हाथ उठाया। पांचवां, आपको एक टेलीपोर्टेशन उपकरण दिया जाएगा, जो हमारे क्षेत्र में किसी भी अन्य ऐसे उपकरण तक तुरंत यात्रा करने की अनुमति देगा। अभिराज की सांस उथली थी। ये बहुत ज्यादा लग रहा था, जैसे वह आशीर्वादों के झरने के नीचे खड़ा हो। आर्य आगे बढ़े। छठा, आपके लोगों के संभावित उम्मीदवार हमारे ग्रह जगत आदिम तारा पर निवास कर सकते हैं।
उन्होंने अंतिम उंगली उठाई। 7वां, आप 5 बार तक एक गांगेय स्वामी से मुफ्त में मदद का अनुरोध कर सकते हैं। अभिराज का सिर घूम गया। यह अवास्तविक लग रहा था, जैसे वह किसी सपने में आ गया हो। लेकिन आर्य खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने अभिराज को देखा और कहा, ये आपकी जाति के लिए लाभ हैं। आपके स्वयं के पास आगे के विशेष अधिकार हैं। उन्होंने फिर से गिनना शुरू कर दिया। पहला, आप किसी भी संसाधन को केवल 1% दाम पर खरीद सकते हैं, जब तक कि उनका उपयोग केवल आप या आपका परिवार ही करें। आर्य का चेहरा गंभीर रहा। दूसरा, आप 3 बार तक एक ब्रह्मांड क्षेत्र के शक्तिगृह से मुफ्त में सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। अब तो पो भी चुप था। अब और मजाक नहीं, बस शांत विस्मय। तीसरा, आर्य ने कहा, आप आभासी ब्रह्मांड में उपलब्ध किन्हीं भी 2 वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। वे आपके होंगे, बिना किसी शुल्क के। अभिराज ने कठिनाई से निगला। चौथा, ग्रहीय क्षेत्र तक पहुंचने पर आप आकाशगंगा के स्वामी बन जाएंगे। एक लंबे पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर अभिराज ने पो को अपने दिमाग में फुसफुसाते हुए सुना। आवाज नर्म और थोड़ी उदास थी। मालिक, कृपया मुझे कभी न छोड़ना। मुझे पता है कि आपके पास बेहतर विकल्प होंगे, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कुछ संसाधन दें तो मैं विकसित हो सकता हूँ। अभिराज को अपने सीने में कुछ गर्म महसूस हुआ। उन्होंने आर्य को देखा और एक स्थिर सांस ली। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। ये शर्तें मेरी कल्पना से परे हैं। आप हमें सम्मानित करते हैं। आर्य ने सिर हिलाया। आपकी क्षमता दुर्लभ है, अभिराज। हम आपको उठने में मदद करेंगे। लेकिन एक दिन, हम बदले में आपको बुला सकते हैं। अभिराज मुस्कुराए, हालांकि उनका दिल अभी भी उत्साहित था। मैं समझता हूँ। उस पल में, वह सच्चाई जानता था, पृथ्वी अब अकेली नहीं थी। वे ब्रह्मांड के शाही वर्ग में प्रवेश कर चुके थे। इस बार कोई उनकी उन्नति को नहीं रोक सकता था। अभिराज ने अपना मानसिक क्षेत्र फैलाया और शेषनाग, आकाश और प्रबल तक उनकी राय जानने के लिए पहुंचे। ये केवल उनका अपना मामला नहीं था। पृथ्वी पर हर किसी का भाग्य इस चुनाव से जुड़ा था। जल्द ही, उन्हें उन सभी से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। इसलिए अभिराज ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लेकिन ये कागज का अनुबंध नहीं था, ये ब्रह्मांड के नियमों से बंधा एक अनुबंध था। आर्य ने विस्तार से सब कुछ समझाने में समय लिया। जब दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर पूरे किए, तो कुछ अजीब हुआ। पृथ्वी पर सभी लोगों ने अपने शरीर में शक्ति का एक उछाल महसूस किया। यह आदिम मानव जाति के रक्तवंश की शक्ति थी। इस सर्वोच्च स्तर के अनुबंध के लागू होने के साथ, पृथ्वी पर हर व्यक्ति अब आदिम मानव रक्तवंश का 1% हिस्सा रखता था। इस रक्तवंश ने क्या किया? इसने उनके जीनों को उन तरीकों से उन्नत किया जो कोई भी तकनीक कभी नहीं कर सकती थी। एक शुद्ध नस्ल के आदिम मानव की रगों में इस प्राचीन रक्त का कम से कम 50% हिस्सा होता था। दूसरा आधा मूल पूर्वजों से पतला किया गया था। लेकिन 50% पर भी, वे हर साधना स्तर पर पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों की तुलना में 5 गुना ज्यादा मजबूत थे। जागृत क्षमताओं के बिना भी औसत व्यक्ति 500 साल तक जी सकता था। आदिम मनुष्यों के बीच, प्रतिभा का न्याय समझ, कोर के आकार और उनके पास मौजूद रक्तवंश के प्रतिशत से किया जाता था। 50% को मानक माना जाता था। लेकिन अगर रक्तवंश 60% या उससे अधिक तक बढ़ जाता, तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। वे ब्रह्मांड के नियमों को तेजी से समझ सकते थे, क्योंकि उनका रक्त ही उन नियमों के साथ मिला हुआ था। ऐसे कई उपहार थे, और अब, पृथ्वी के मनुष्यों को उस रक्त की शुरुआत प्रदान की गई थी। भले ही यह सिर्फ 1% हो, 9वीं श्रेणी के रक्तवंश विकास द्रव के साथ, इसे 50% तक बढ़ाया जा सकता था, जो एक शुद्ध आदिम मानव के बराबर था। आर्य ने कुछ और भी अविश्वसनीय साझा किया। एक कहावत है, उन्होंने अभिराज को बताया। अगर आपका रक्तवंश कभी 80% तक शुद्ध हो सकता है, तो जब आप ग्रहीय क्षेत्र तक पहुंचेंगे, तो आप एक विशेष क्षमता, विनाश की आंख को जागृत करेंगे। इसके साथ, आप स्वयं विनाश के नियम को समझ सकते हैं। सृजन और विनाश भी सर्वोच्च श्रेणी के नियम थे। फायदा दर फायदा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें एक संप्रभु जाति कहा जाता था। फिर महारानी श्रेया की शांत, शक्तिशाली आवाज हर किसी के दिमाग में गूंजी। बधाई हो, पृथ्वी के बच्चों, सर्वोच्च स्तर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए। आप अब आदिम मानव जाति का हिस्सा हैं। आपके पुरस्कार 5 घंटे के भीतर आ जाएंगे। सभी मार्शल कलाकार अब केवल इसके बारे में सोचकर आभासी वास्तविकता नेटवर्क में प्रवेश कर सकते हैं। आप अपने निर्धारित स्थान पर लॉग इन हो जाएंगे। इस संदेश ने एक बड़ी हलचल मचा दी। लोग महसूस कर सकते थे कि उनकी ताकत बढ़ गई है। उनके दिमाग में पुरस्कारों की एक सूची स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हर जगह उत्साह था। वे सभी इस आभासी वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबने ये देखने के लिए इंतजार किया कि उनके नेता पहले क्या करेंगे। अभिराज को अचानक कुछ जरूरी याद आया। महाराज, उन्होंने पूछा, क्या किसी को जागृत करने का कोई तरीका है अगर उनके पास मौलिक कोर नहीं है? आर्य ने उन्हें शांत अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह असंभव नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन लागत बहुत ज्यादा है।
आपके सामान्य मूल्य का केवल 1% चुकाने पर भी आपको नियम का बीज खरीदने के लिए 1 अरब योगदान अंक की आवश्यकता होगी। अभिराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें परवाह नहीं थी कि कीमत कितनी ज्यादा थी। अगर कोई रास्ता था तो वह इसे अपने परिवार के लिए हासिल करेंगे। अपनी आवाज को विनम्र रखने की कोशिश करते हुए उन्होंने पूछा, योगदान अंक क्या है? उन्हें कैसे कमाया जाता है? आर्य ने सिर हिलाया। योगदान अंक वह मुद्रा है जिसका उपयोग हमारी जाति करती है। आप उन्हें मूल्यवान सेवाएं करके कमाते हैं। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार करते हैं तो आप अंक कमाते हैं। अगर आप जाति के लिए कुछ महत्वपूर्ण खोजते हैं तो आप अंक कमाते हैं। लेकिन सबसे तेज और सरल तरीका अन्य जातियों के खिलाफ युद्ध के मैदान पर लड़ना है। आप जितने ज्यादा दुश्मनों को हराते हैं उतने ज्यादा योगदान अंक आप प्राप्त करते हैं। अभिराज आखिरकार समझ गया। हर जगह संघर्ष था क्योंकि संसाधन अनंत नहीं थे। हर जाति उन्हें अपने लिए इकट्ठा करना चाहती थी। तो सच में अन्य जातियों के खिलाफ एक युद्ध का मैदान है। उन्होंने खुद से सोचा, मैंने महासागर सम्राट को छोड़कर उचित लड़ाई का संतोष महसूस नहीं किया है। शायद वहां मैं आखिरकार अपनी ताकत के लायक विरोधियों से मिलूंगा। उनके चेहरे पर एक भूखी मुस्कान आ गई। आर्य ने आगे कहा, ठीक है, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। जल्द ही कोई टेलीपोर्टेशन कक्ष स्थापित करने के लिए आएगा। एक बार यह सक्रिय हो जाने पर आप हमारे नियंत्रण में सभी क्षेत्रों से जुड़ने में सक्षम होंगे। महाराज, अभिराज ने पूछा, हमारा क्षेत्र कितना विशाल है? आर्य प्रसन्न दिखे। उन्होंने देखा कि अभिराज अब आदिम मनुष्यों को आपके लोगों के बजाय हमारे लोगों के रूप में संदर्भित कर रहे थे। गर्व से उन्होंने जवाब दिया, हम 1 मिलियन आकाशगंगाओं को नियंत्रित करते हैं। अभिराज की आंखें चौड़ी हो गईं। 1 मिलियन आकाशगंगाएं, इसका पैमाना उन्हें चुप कर गया। अन्य 4 संप्रभु जातियों का क्या? उन्होंने आखिरकार पूछा। आर्य को सवाल से आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अभिराज के साथ एआई को देखा था और जानते थे कि अभिराज को जानकारी दी गई थी। गंभीर स्वर में आर्य ने समझाया, खगोलीय जाति के पास 5 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। पिशाच आधे मिलियन को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांडीय महाकाय और टाइटन संख्या में कम है, इसलिए प्रत्येक केवल लगभग 1 लाख आकाशगंगाओं को नियंत्रित करता है। खगोलीय जाति वास्तव में एक और स्तर पर थी। शायद एक दिन, अभिराज ने सोचा, मुझे उनसे लड़ने का मौका मिलेगा। फिर उन्होंने पूछा, महाराज, क्या कुछ ऐसा है जो किसी को सर्वोच्च नियमों को समझने में मदद कर सकता है? आर्य ने उन्हें आश्चर्य से देखा। आप ग्रहीय क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही सर्वोच्च नियमों को समझना चाहते हैं। अभिराज अजीब तरह से हंसे, अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए। मैं बस जानना चाहता था कि क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं। बस यही। आर्य शांत हो गए। यह अच्छा है। आप में महान क्षमता है, लेकिन अगर आप बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी नींव को नष्ट कर सकते हैं। जहां तक आपके सवाल का सवाल है, हाँ, कई चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं। आप उन्हें आभासी ब्रह्मांड में पाएंगे। लेकिन ये जान लें, उनकी लागत भारी मात्रा में अंक है। अभिराज ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक रास्ता काफी था, वह कमाएंगे जो उन्हें चाहिए। उन्होंने कुछ और सोचा। महाराज, क्या हमारे पास ग्रहीय क्षेत्र से नीचे वालों के लिए एक युद्ध का मैदान है? आर्य अभिराज की आंखों में उत्सुक नजर देखकर मुस्कुराए। पहले से ही अंक कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अभिराज ने ईमानदारी से सिर हिलाया। आर्य हंसे। हाँ, उस युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी संख्या में लड़ाके हैं। आप वहां जा सकेंगे एक बार आपका टेलीपोर्टेशन स्टेशन तैयार हो जाए। तब तक सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें। वह सफलता आपको कहीं ज्यादा सुरक्षित कर देगी। अभिराज सहमत हो गए। वह भी यही सोच रहे थे। और जब उन्हें रक्तवंश विकास द्रव मिलेगा तो उनकी युद्ध शक्ति एक पूरी तरह से नए स्तर तक बढ़ जाएगी। वह खुद युद्ध के मैदान को जीतने के लिए दृढ़ थे। उसके बाद चारों राजदूत पृथ्वी से चले गए। मास्टर पो ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। मालिक, मैं डर गया था। आप आगे क्या करना चाहते हैं? अभिराज ने शांति से कहा, चलो पहले आभासी ब्रह्मांड का दौरा करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि यह इतना खास क्यों है। एक ही विचार से उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने खुद को एक शहर के अंदर खड़ा पाया। वह जगह अविश्वसनीय थी। ये सबसे भविष्यवादी फिल्म से भी ज्यादा उन्नत थी जो उन्होंने कभी देखी थी। जैसे ही वह दिखाई दिए, उन्होंने देखा कि लोग उत्सुकता से उन्हें घूर रहे थे। वह कौन है? वह यहाँ अभी कैसे दिखाई दिया? अभिराज भी उतना ही हैरान थे। ये जगह कहाँ है? उन्होंने सोचा। एक युवक उनके पास आया और एक कठोर लहजे में पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? अभिराज ने थोड़ा सिर झुकाया। मैं कहाँ हूँ? युवक आश्चर्य से झपका। उन्हें ये भी नहीं पता था। आभासी ब्रह्मांड महारानी श्रेया की निगरानी में था, गलतियां संभव नहीं होनी चाहिए। फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, ये सूर्यपुर है, आदिम मनुष्यों के आदिम तारा पर राजधानी शहर। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? अभिराज को थोड़ी चक्कर महसूस हुई। मैं आदिम तारा पर ही क्यों लॉग इन हुआ? उन्होंने एक सांस ली और समझाया, मैं पृथ्वी से अभिराज हूँ। पृथ्वी? युवक ने माथे पर बल डाला। वह कहाँ है?
और तुम राजधानी में कैसे हो सकते हो? मुझे यकीन नहीं है, अभिराज ने ईमानदारी से कहा। कुछ समय पहले एक राजदूत हमारे ग्रह पर आए थे। उन्होंने हमारे साथ एक एक्स स्तर का अनुबंध किया और कहा कि हम अब आदिम मानव जाति का हिस्सा हैं। शायद इसलिए युवक के पैर कांपने लगे। हम भाई, कृपया अभी मेरे बकवास को नजरअंदाज करें। मैं 3 दिनों से सोया नहीं हूं, मेरा सिर ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपका मार्गदर्शक बनूं? अभिराज अचानक आए इस व्यवहार परिवर्तन पर स्तब्ध थे। क्या वह मासिक धर्म पर एक लड़की जैसा है या कुछ और? उन्होंने सोचा लेकिन इसे खुद तक रखा। जोर से उन्होंने कहा, कृपया, वह एक बड़ी मदद होगी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आदमी ने शर्मिंदगी में अपना माथा थपथपाया। मेरे शिष्टाचार को देखो, मुझे माफ करना, मेरा नाम जीवांश है। अभिराज मुस्कुराए, ज्यादा सहज महसूस कर रहे थे। तो क्या तुम्हारा कोई गंजा गुरु है? जीवांश हैरान दिखे। माफ करना, मुझे समझ नहीं आया। अभिराज ने इसे टाल दिया। कोई बात नहीं, क्या हम चलें? जरूर, जीवांश ने चमकते हुए कहा। उनकी दोस्ती वास्तविक थी। हर कोई जानता था कि एक्स स्तर के अनुबंध वाली सभ्यताएं अपने लोगों के बीच राक्षस पैदा करती हैं, और आमतौर पर सबसे पहले आने वाला उनका नेता होता था। आदिम मनुष्यों के पास उनका सबसे कम उम्र का सर्वोच्च था जो एक एक्स स्तर के अनुबंधित सभ्यता से आया था। कुछ मायनों में ऐसी सभ्यता को शुद्ध रक्त आदिम मनुष्यों से भी ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि उनकी ताकत विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि अर्जित की गई थी। जब वे बात कर रहे थे तो कुछ युवक और युवतियां उन्हें दूर से देख रहे थे। जीवांश उस अजनबी से क्या बात कर रहा है? चलो देखते हैं। एक खूबसूरत लड़की आगे बढ़ी, उसकी ठंडी, दूर की आभा ने सबको उसके आसपास सतर्क कर दिया। लेकिन अभिराज बता सकते थे कि वह शायद एक उच्च दर्जा रखती थी। उसने जीवांश से समान रूप से पूछा, ये कौन है? वह यहाँ कैसे आया? जीवांश विनम्रता से मुस्कुराए। कुमारी अंगिरा, वह एक एक्स स्तर के अनुबंधित सभ्यता से एक भाई है। ये यहाँ उसका पहली बार है, इसलिए मैंने उसे चारों ओर दिखाने की पेशकश की। सब सदमे में जम गए। एक एक्स स्तर की सभ्यता? धत्तेरे की, किसी ने फुसफुसाया, हमने पहले जाकर उसका स्वागत क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि अंगिरा की ठंडी नजर भी उत्सुकता से झिलमिला गई। उसने अभिराज को सावधानी से देखा। वह एक उच्च स्तरीय सुंदर युवक जैसा दिखता है। वह उस जगह से होना चाहिए जिसे आदिम संघ ने खोजा था। अभिराज एक छोटा कदम आगे बढ़े, दोस्ताना लगने की कोशिश की। नमस्ते सब लोग, मैं अभिराज हूँ। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। ये यहाँ उनका पहली बार था। वह कुछ दोस्त बनाना चाहते थे अगर वह कर सकते थे। पृथ्वी पर वापस कोई भी अब उन्हें एक समान के रूप में मानने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि उनके चचेरे भाई लीला और सिद्धांत भी अब उनसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते थे। केवल उनके माता पिता, दादा दादी, रोशनी और विक्रांत ही उनसे सहज तरीके से बात कर सकते थे। लेकिन यहाँ आदिम मनुष्यों के बीच उन्होंने उम्मीद की कि उन्हें ऐसे साथी मिल सकते हैं जो उनके जितने मजबूत हों, ऐसे लोग जिनके बगल में वह इतना अकेला महसूस किए बिना खड़े हो सकते थे। समूह ने गर्मजोशी से अपना परिचय दिया, उनकी जिज्ञासा खुली दोस्ती में बदल गई। जीवांश ने खुशी से कहा, क्या हम चलें, भाई? बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना पसंद करूंगा। मैं वादा करता हूं, तुम चकित रह जाओगे। अभिराज मुस्कुराए, उनके सीने में एक हल्कापन महसूस हुआ जो उन्होंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। जरूर, उन्होंने कहा, और दूसरों को एक अंतिम लहर के साथ वह सूर्यपुर के दिल में जीवांश के पीछे चल दिए। अभिराज जीवांश के बगल में चल रहे थे, उनके कदमों की आवाज प्राचीन चांदी के रास्ते पर धीरे से गूंज रही थी। उनके चारों ओर सब कुछ इतना उन्नत लग रहा था कि उन्हें लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रहे हों। सड़कें बहते तरल धातु की तरह झिलमिला रही थी, और जैसे ही लोग उन पर चलते थे, वे बदलती और फिर से बनती थीं। ऊंची इमारतें आकाश में दूर तक फैली हुई थीं, उनकी सतहें असंभव तरीकों से घूम रही थीं, प्रत्येक परत को नर्म नियन रोशनी की चमकती नसों से रेखांकित किया गया था। कहीं भी कोई कार नहीं थी। इसके बजाय चिकनी मंडराती फली पौध चुपचाप सिर के ऊपर तेजी से गुजर रही थीं, जो इमारतों के बीच स्पंदित होने वाली ऊर्जा की अदृश्य धाराओं के साथ निर्देशित थीं। अभिराज ने अपने पिछले जीवन में कई विज्ञान फिल्में देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी सूर्यपुर से तुलना नहीं कर सकती थी। यहाँ सब कुछ इतना पूर्ण, इतना विसर्जित महसूस हुआ, मानो यह एक आभासी निर्माण के बजाय एक जीवित दुनिया हो। यहाँ तक कि हवा में भी एक ठंडी ताजगी थी जिसने उनकी इंद्रियों को तेज कर दिया। उत्सुक होकर उन्होंने अपने सिस्टम पैनल को बुलाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर से कोशिश की, ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह अपनी आत्मा के भीतर अपने सिस्टम से जुड़ाव महसूस कर सकते थे, लेकिन यह आभासी ब्रह्मांड उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। उन्होंने एक छोटी सांस छोड़ी। ये समझ में आता था। आभासी ब्रह्मांड उनके शरीर को पूरी तरह से दोहरा सकता था और यहाँ तक कि उनकी आत्मा के कुछ पहलुओं की नकल भी कर सकता था, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह छू सकता था।
यह शायद आदिम मानव जाति की तकनीक से भी परे सुरक्षा उपायों से सुरक्षित था। अभिराज उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे, शायद कुछ ऐसा खोजना चाहते थे जो उन्हें बता सके कि यह एक आभासी दुनिया है, न कि एक वास्तविक। लेकिन वह नहीं कर सके। उनके बगल में जीवांश हंसे, जैसे उन्हें इसकी उम्मीद थी। और तुम केवल स्तर 1 देख रहे हो, उन्होंने अपनी आवाज में मनोरंजन के साथ कहा। अभिराज मुड़े, हैरान। तुम्हारा स्तर 1 से क्या मतलब है? जीवांश हल्के से मुस्कुराए। सूर्यपुर 8 स्तरों से बना है। प्रत्येक स्तर एक साधना क्षेत्र से मेल खाता है। हम वर्तमान में पहले स्तर पर हैं, जो केवल ग्रहीय क्षेत्र से नीचे के लोगों को अनुमति देता है। जब कोई उच्च क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, तो वे अगले स्तर तक पहुंच प्राप्त करते हैं। अभिराज ने पलक झपकाए, इसकी कल्पना करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या सभी स्तर बिल्कुल ऐसे ही हैं? या वे बदलते हैं? वे दिखने में बहुत समान हैं, जीवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन प्रत्येक स्तर में अपने स्वयं के आंतरिक परिचालन प्रणालियां हैं। अनुमत वस्तुओं, व्यापार नियमों जैसे कार्यों में थोड़ा अंतर। छोटी छोटी चीजें जो सब कुछ संतुलित रखती हैं। और हाँ, ये पूरा शहर आदिम तारा से वास्तविक सूर्यपुर शहर की प्रतिकृति है। अभिराज की निगाहें भीड़ पर घूम गईं। युवक और युवतियां समूहों में चल रहे थे, बातें कर रहे थे, हाव भाव दे रहे थे, हंस रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यहाँ एक भी जबरदस्त आभा महसूस नहीं की थी। विशेषज्ञों से कोई कुचलने वाला दबाव नहीं, कोई दम घोंटने वाली उपस्थिति नहीं जिसने दिल को कंपा दिया हो। केवल साधारण उतार चढ़ाव, निश्चित रूप से मजबूत, लेकिन फिर भी सम्राट या उससे नीचे की सीमाओं के भीतर। कोई आश्चर्य नहीं, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। मुझे चिंता थी कि अगर पृथ्वी के लोग इस जगह में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें शक्तिशाली साधकों द्वारा धमकाया जाएगा। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर सकता था, शायद उनके भविष्य को भी बर्बाद कर सकता था। यही ठीक कारण है कि यह प्रणाली मौजूद है, जीवांश ने कहा। महारानी श्रेया की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी निचले स्तर तक यात्रा नहीं कर सकता है। और वह इसे तब तक नहीं देंगी जब तक कि कोई बहुत वैध कारण न हो। अभिराज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। इसमें कुछ सराहनीय था। इतनी विशाल प्रणाली का निर्माण करना और फिर भी कमजोरों की रक्षा के बारे में सोचना, यह आदिम मानव जाति के बारे में बहुत कुछ कहता था। लेकिन जीवांश ने जारी रखा, अगर आप एक निजी संपत्ति खरीदते हैं, जैसे एक घर या एक जागीर, तो आप किसी को भी अंदर आमंत्रित कर सकते हैं, चाहे उनकी साधना क्षेत्र कुछ भी हो। इस तरह आपको बाहर धमकाया नहीं जाएगा, और अगर मिलना जरूरी हो तो मिलने में सक्षम न होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भले ही आपके पास अपनी निजी जगह न हो, आप एक किराए पर ले सकते हैं। जीवांश की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यही कारण है कि हमारी जाति ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ी है, उन्होंने चुपचाप कहा। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये दूरदर्शिता, व्यवस्था और जीवन के हर स्तर के लिए सम्मान है। वे फिर से चलने लगे। उनका गंतव्य एक विशाल ढांचा था जो एक पूरे शहर के ब्लॉक में फैला हुआ था। यह एक विशाल शॉपिंग सेंटर जैसा लग रहा था, लेकिन एक आधुनिक लालित्य के साथ जिसने इसे लगभग पवित्र महसूस कराया। ये दुकान है, जीवांश ने कहा। आप यहाँ लगभग कुछ भी खरीद सकते हैं, खजाने, तकनीकें, दुर्लभ सामग्री। अगर यह आदिम जाति के डेटाबेस में दर्ज है, तो इसे खरीदा जा सकता है। अभिराज ने चारों ओर देखा जब वे अंदर कदम रखे। अंतहीन अलमारियां सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। तैरते हुए संकेत वर्गों को चिन्हित करते थे। चमकते हुए काउंटर पारदर्शी बाधाओं के पीछे आइटम प्रदर्शित करते थे। लेकिन याद रखना, जीवांश ने जोड़ा, हर चीज में योगदान अंक लगते हैं। अभिराज क्रिस्टलीय गोलों के प्रदर्शन के सामने रुक गए जो एक आंतरिक प्रकाश के साथ स्पंदित हो रहे थे। ये क्या है? अवबोधन गोले, जीवांश ने समझाया। प्रत्येक में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा दर्ज किए गए नियम का एक खंड होता है। यदि आप उनके पास ध्यान करते हैं, तो उस नियम के बारे में आपकी समझ तेजी से सुधरेगी। लेकिन वे महंगे हैं। वे आगे बढ़ते रहे, हर रंग की जड़ी बूटियों और अवशेष ऊर्जा के साथ अभी भी झिलमिलाते पशुकोर से भरी एक खंड से गुजरते हुए। कुछ वस्तुओं के ऊपर लाल प्रतीक मंडरा रहे थे, प्रतिबंधित सामान जिसे केवल कुछ रैंक या परमिट ही खरीद सकते थे। यहाँ सब कुछ विशाल और पूरी तरह से व्यवस्थित था। कुछ भी अराजक महसूस नहीं हुआ। भले ही ये केवल एक सिमुलेशन था, इसका अपना एक जीवन था। चलो, जीवांश ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें कुछ और भी बेहतर दिखाता हूँ। वे दुकान से बाहर निकले और एक ऊंची बेलनाकार इमारत के पास पहुंचे जो नीले सफेद रोशनी में नहाई हुई थी, जो उसकी सतह पर तालबद्ध पैटर्न में घूम रही थी। अंदर हवा भारी, शक्ति से सघन महसूस हुई, हालांकि उस तरह से नहीं जिसने शरीर पर वजन डाला हो। ये बस शक्तिशाली था। ये साधना हॉल है, जीवांश ने अपनी आवाज को सम्मान के साथ कम करते हुए कहा। अंदर व्यक्तिगत साधना कक्ष हैं जिन्हें आप किराए पर ले सकते हैं। एक बार जब आप अंदर होते हैं, तो आप समय को 5 गुना तक तेज कर सकते हैं। आप वहां साधना में बिताए हर 5 घंटे बाहर 1 घंटे के बराबर होते हैं। अभिराज की आंखें चौड़ी हो गईं। 5 गुना? हाँ, जीवांश ने पुष्टि की। अगर आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन के दशकों को बचा सकता है।
अभिराज प्रवेश द्वार पर लाइन में लगे गोलाकार प्लेटफार्मों में से एक पर आगे बढ़े। उनके नीचे फर्श जगमगा उठा, उनकी उपस्थिति को स्कैन कर रहा था। लेकिन चेतावनी दी जाती है, जीवांश ने कहा। उनकी आवाज में एक व्यंग्यात्मक स्वर आया। यहाँ 1 घंटे में 10,000 योगदान अंक लगते हैं। अभिराज हंसे। बेशक लगते हैं। फिर भी वह इनकार नहीं कर सकते थे कि ऐसी जगह कितनी शक्तिशाली हो सकती है। इस साधना हॉल के साथ कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति और भी तेजी से बढ़ सकता था। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास पहले से ही राक्षसी प्रतिभा से परे था, यह एक भयानक विचार था। वे वापस रास्ते पर आ गए और जीवांश उन्हें धीरे धीरे घूमते हुए क्रिस्टल के आकार की एक इमारत की ओर ले गए। अंदर नीलामी घर था। मुख्य हॉल विशाल था, जिसके चारों ओर तैरती सीटों की पंक्तियां थीं। मंच हवा में मंडराते थे, रैंक और स्थिति के आधार पर ऊपर और नीचे उठते थे। साप्ताहिक नीलामियां यहाँ होती हैं, जीवांश ने कहा। वे ऐसे खजाने बेचते हैं जो आपको दुकान में नहीं मिलेंगे, प्राचीन कलाकृतियां, निषिद्ध तकनीकें, कभी कभी तो जीवित प्राणी भी। अभिराज ने चारों ओर देखा। कुछ दर्शकों ने फीचरलेस काले मास्क पहने हुए थे। अन्य धुंधली सिलहूट के रूप में दिखाई दिए अवतार जो गुमनामी को महत्व देते थे। वह यहाँ सबसे सस्ती वस्तु पर बोली लगाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। अभी वह एक कंगाल थे। हालांकि वह पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति थे, वह यहाँ कंगाल थे। उन्हें जल्द से जल्द योगदान अंक कमाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवांश ने इसे महसूस किया, क्योंकि वह रुके नहीं। इसके बजाय वह अभिराज को फिर से बाहर ले गए। अब उन्होंने चमकते हुए कहा, मेरी पसंदीदा जगह। वे एक विशाल स्टेडियम में चले गए जो ऐसा लग रहा था जैसे वह 1 लाख लोगों को धारण कर सकता है। ऊपर 2 आकृतियां हवा के बीच में टकरा रही थीं। एक चमकता हुआ भाला चला रहा था, दूसरा लाल लौ से घिरा हुआ था। उनकी वार से आकाश में लहरें बन रही थीं। ये लड़ाई का अखाड़ा है, जीवांश ने समझाया। उनकी आंखें चमक उठी थीं। यहाँ आप दूसरों को खुले तौर पर चुनौती दे सकते हैं। हर जीत आपको योगदान अंक, महिमा और उच्च स्तरों से ध्यान अर्जित कराती है। आप यहाँ अपना सब कुछ झोंक सकते हैं। अभिराज की दिल की धड़कन तेज हो गई जब उन्होंने द्वंद्व देखा। हर वार वास्तविक महसूस हुआ। हर हरकत सटीक थी, मानो जीवन को ही सिमुलेशन में डाल दिया गया हो। भीड़ हर टकराव पर दहाड़ती थी। क्या कोई भी पंजीकरण कर सकता है? उन्होंने पूछा। कोई भी, जीवांश ने पुष्टि की। आपको आपकी ताकत के अनुसार रैंक दिया जाएगा। यहाँ एकल द्वंद्व, उन्मूलन टूर्नामेंट, यहाँ तक कि टीम लड़ाई भी होती है। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी लड़ाइयों को प्रीमियम मैच के रूप में सेट कर सकते हैं। दर्शक देखने के लिए योगदान अंक चुकाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रशंसक चाहिए होंगे। अभिराज लड़ना चाहते थे। वह वास्तव में अपना सब कुछ झोंकना चाहते थे। यह मंच उनके लिए एकदम सही था, मानो यह उन्हीं के लिए बनाया गया हो। वह मुस्कुराए। फिर जीवांश ने उस विशाल मीनार की ओर इशारा किया जो अखाड़े के पीछे मंडरा रही थी। यह इतना ऊंचा उठा हुआ था कि इसकी चोटी नकली बादलों की छतरी में गायब हो गई थी। वह, जीवांश ने धीरे से कहा, आदिम मीनार है। अभिराज देखने के लिए मुड़े। ये ग्रहीय क्षेत्र से नीचे के 100 सबसे महान दिग्गजों के नाम रखता है। जीवांश ने अपनी बात जारी रखी, उनकी आवाज में श्रद्धा थी। प्राचीन युगों से लेकर अब तक वे सभी लोग किंवदंतियां हैं। कुछ नई पीढ़ी के राक्षस भी सूची में शामिल हैं। जो लोग वहां अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, वे रातों रात किंवदंतियां बन जाते हैं। उन्हें सीधे आदिम संघ में अधिकारियों के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस जगह में उन सभी राक्षसी प्रतिभाओं के आत्मा के निशान हैं। आप उन्हें एक एक करके चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लड़ाई के अखाड़े में पहला रैंक हासिल करना होगा और आपको सम्राट क्षेत्र में भी होना जरूरी है। तब आप उन्हें चुनौती देने में सक्षम होंगे। आप अपनी सभ्यता की छोटी पीढ़ी के नेता हैं, है ना? शायद आप किसी दिन उनसे लड़ने का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, जीवांश ने एक श्रद्धेय आवाज में कहा। अभिराज का खून अब उबल रहा था। वह उनसे यहीं अभी लड़ना चाहते थे। वह उन प्राचीन राक्षसों के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करना चाहते थे। वह उन्हें कुचलना चाहते थे और यह साबित करना चाहते थे कि वह अब तक के सबसे महान प्रतिभाशाली थे। ये सब पर हावी होने की उनकी एक आंतरिक इच्छा थी, लेकिन वह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। उन्होंने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। अगर आप वहां रैंक करते हैं तो आपको क्या मिलता है? उन्होंने सावधानी से पूछा। केवल योगदान अंक। जीवांश मुस्कुराए, उनकी आंखें दूर थीं। नहीं, पुरस्कार कभी तय नहीं होता। अगर आप रैंक में प्रवेश कर सकते हैं तो आपको विकल्प पेश किए जाते हैं, कभी कभी दुर्लभ खजाने, कभी कभी तकनीकें, या यहाँ तक कि सीमाओं के भीतर एक एकल इच्छा। इसलिए लोग सूची में अपना नाम छोड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। अभिराज चुपचाप खड़े रहे। उन्हें जल्द से जल्द इस मीनार को चुनौती देने की जरूरत थी। उन्होंने जीवांश की ओर मुड़े। धन्यवाद, उन्होंने धीरे से कहा। ये सब दिखाने के लिए, मुझे सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार न करने के लिए। जीवांश ने कहा, परेशान मत हो भाई।
मैंने तुम्हारे जितना विनम्र किसी को कभी नहीं देखा जो एक्स स्तर के अनुबंधित सभ्यता से आता हो। वे हमेशा अहंकारी होते हैं क्योंकि वे प्रतिभाशाली होते हैं, कभी कभी तो हमारे शुद्ध नस्ल के आदिम मनुष्यों से भी ज्यादा, और उन्हें अहंकारी होने का अधिकार है क्योंकि एक्स स्तर का अनुबंध का मतलब है कि आप हम जितने शुद्ध रक्त वाले हैं, शायद उन राक्षसी प्रतिभाओं के साथ जो हमारे पास नहीं है। अभिराज ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पृथ्वी के बारे में सोचा। उन्हें अपना नाम कमाना था। यहाँ हर कोई सोच रहा था कि वह एक उच्च श्रेणी की सभ्यता से आए हैं, लेकिन वह नहीं थे। और जब उनके लोग आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे तो लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं अगर वे एक्स स्तर के अनुबंध के लायक प्रतिभाएं नहीं दिखा सके। वह मूर्ख नहीं थे। सर्वोच्च स्तर का अनुबंध शायद उनकी वजह से दिया गया था। उनका स्कैनर उनकी संभावित कीमत को माप नहीं सका। तो पृथ्वी को एक समर्थक की जरूरत थी, और वह उनके लिए वह समर्थक बनेंगे। इसके अलावा अगर वह उन प्रतिभाओं को हरा सकते थे और उच्च रैंक प्राप्त कर सकते थे, तो वह शायद अपने माता पिता के लिए नियम के बीज प्राप्त कर सकते थे जो एक भाग्य के लायक थे, और पृथ्वी के लिए आवश्यक प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन पहले उन्हें सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की जरूरत थी, क्योंकि आदिम मीनार को चुनौती देने की आवश्यकता सम्राट क्षेत्र में होना थी। उन्होंने लॉग आउट करने, सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने और फिर चुनौती देने के लिए वापस आने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने जीवांश को अलविदा कहा और उनका संपर्क जानकारी भी ले ली। जीवांश ने कहा, अलविदा भाई, तुम कब वापस आओगे? तुम मुझे बस एक संदेश भेज सकते हो। मैं यहीं रहूंगा। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ वापस आने से पहले 2-3 दिन का ब्रेक लूंगा। अभिराज ने आभासी ब्रह्मांड से लॉग आउट किया। उन्होंने अपनी कनपटियां रगड़ी, अभी भी उन सभी चीजों को पचा रहे थे जो उन्होंने देखी थी। फिर वह पो की ओर मुड़े, जो चुपचाप पास में इंतजार कर रहा था। पो, इस यात्रा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या सभी पृथ्वीवासियों को सूर्यपुर में लॉग इन करना होगा? अभिराज ने पूछा। पो को भी आभासी ब्रह्मांड तक पहुंच की अनुमति दी गई थी। उसने विचारपूर्वक सिर झुकाया। मालिक, मैंने इस एक्स रैंक अनुबंध के बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैं एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं। आप लोग अब साधारण इंसान नहीं हैं। आप आदिम मनुष्यों के मूल सदस्य बन गए हैं। एक बार जब आप वह रक्त विकास द्रव ले लेंगे तो आप पूरी तरह से उनकी रैंक बन जाएंगे। आप उनके आदेश के अधीन नहीं होंगे। आप वे हैं, उन्हीं के समान रक्त और जीन को धारण करते हुए। अभिराज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, उनकी अभिव्यक्ति दूर थी। तो शायद हर किसी को वहां लॉग इन करना होगा, है ना? मुझे उन्हें बताना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के अभिराज ने अपने मानसिक क्षेत्र को पूरे ग्रह पर फैला दिया। एक कोमल दबाव हर एक व्यक्ति के दिमाग में समा गया। मैं आपका राष्ट्रपति अभिराज बोल रहा हूं, उन्होंने शांति से कहा। उनकी आवाज एक साथ अरबों विचारों के अंदर गूंज रही थी। मुझे आपको कुछ जरूरी बताना है। उन्होंने उन सभी चीजों को समझाया जो उन्होंने खोजी थी, सूर्यपुर का अस्तित्व, आभासी दुनिया के स्तर, आने वाला उपहार। फिर उन्होंने जोड़ा, हर किसी को आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने से पहले रक्त विकास द्रव लेना चाहिए। यह अनिवार्य होगा। जब उनका संदेश समाप्त हुआ तो ग्रह पर एक हलचल की लहर फैल गई। लोग जहां भी थे वहीं जम गए, घरों में, कार्यालयों में, प्रशिक्षण मैदानों पर। वे हमेशा जानते थे कि नए राष्ट्रपति असाधारण थे, लेकिन उनकी आवाज सीधे उनके दिमाग के अंदर सुनने से किसी भी शेष संदेह को चकनाचूर कर दिया। अभिराज के लिए सम्मान एक पूरी तरह से नए स्तर तक बढ़ गया। 5 मिनट बाद शेषनाग उनसे मिलने आए। उनकी आंखें जिज्ञासा से तेज थीं। आपने आभासी दुनिया में क्या देखा? मैं वह जानने में बहुत दिलचस्पी रखता हूं, शेषनाग ने कहा। अभिराज ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया, सूर्यपुर शहर, स्तर और क्षमता के बारे में। शेषनाग ने ध्यान से सुना, हाथ बांधे हुए, हर विवरण को आत्मसात करते हुए। आपको रक्त विकास द्रव लेना चाहिए, फिर वहां जाना चाहिए, अभिराज ने सलाह दी। जब आप पहुंचे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप एक एक्स स्तर के अनुबंधित सभ्यता से आते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो यह कोई है जिससे मैं मिला था, उसकी संपर्क जानकारी। उन्होंने जीवांश के विवरण सौंपे। आप उससे संपर्क कर सकते हैं। वह काफी अच्छा लगा। शेषनाग ने सिर हिलाया। ठीक है, उपहार लगभग 5 मिनट में आ जाना चाहिए। द्रव लेने के बाद मैं खुद आभासी दुनिया का दौरा करूंगा। ओ, एक और बात, प्रसिद्धि बनाने की कोशिश करें, जैसे अखाड़े में लड़ाई। हमें प्रसिद्धि और कनेक्शन की जरूरत है। हालांकि हम अब उनका हिस्सा हैं, हमें उनके द्वारा पहचाने जाने के लिए खुद को साबित करने की जरूरत है। ठीक है, शेषनाग चले गए। अभिराज ने उन्हें जाते हुए देखा। ये जानकर थोड़ी राहत महसूस हुई कि कोई और इस नई वास्तविकता को समझने के बोझ को साझा करता है। फिर वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गए और सांस छोड़ी। 5 मिनट बेचैन प्रत्याशा में गुजरे। वह इस बात को लेकर थोड़े से ज्यादा उत्सुक थे कि तथाकथित उपहार कैसे दिया जाएगा। आखिरकार एक परिचित आवाज गूंजी, नर्म लेकिन आज्ञाकारी, सीधे पृथ्वी पर, हर दिमाग के अंदर। पृथ्वी के बच्चों, आपका उपहार अब वितरित किया जाएगा।
तैयार रहें। महारानी श्रेया का लहजा शांत था, जैसे वह मौसम की घोषणा कर रही हो। लेकिन जो हुआ वह साधारण नहीं था। अभिराज ने अपने पास हवा में एक बदलाव महसूस किया। अंतरिक्ष में एक दांतेदार आंसू चुपचाप खुल गया। अंधकार से परे एक चिकना हाईटेक बॉक्स नीचे गिरा और उनके हाथ में आ गया। फिर दरार बंद हो गई और हवा खुद को एक साथ सिल दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धत्तेरे की, अभिराज ने सोचा। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक रोमांच दौड़ गया। वह शानदार था। वह अकेले नहीं थे। पूरी दुनिया में वही दृश्य सामने आया। आकाश में झिलमिलाते आंसू, बॉक्स बड़े हुए हाथों में उतर रहे थे या इंतजार कर रहे कमरों में धीरे से उतर रहे थे। यहाँ तक कि अश्विन परिवार की जागीर भी कोई अपवाद नहीं थी। अभिराज ने पहले ही अपने परिवार में सभी को निर्देश दिया था कि जब तक वह न आ जाएं, तब तक द्रव को न छुएं। तो रोशनी, उनका परिवार और पूरा अश्विन कुल इंतजार कर रहे थे। हर आंख सील बंद बक्सों की ओर थी। अभिराज अपने पास पहुंचे। उन्होंने चिकनी सतह पर एक हाथ रखा और कुंडी खोल दी। अंदर काले मखमल में रखे एक सुरुचिपूर्ण कांच की बोतल थी जो उनकी हथेली के आकार की थी। लाल रक्त के रंग का तरल झिलमिला रहा था, कांच के माध्यम से भी शक्ति के साथ धीरे से स्पंदित हो रहा था। उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने बोतल को खोला, इसे अपने होठों तक उठाया और हर बूंद निगल ली। तुरंत उनके शरीर में एक ठंडी सनसनी फैल गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ तरल के मार्ग का अनुसरण किया। यह उनके पेट में फिसल गया, फिर उनके रक्त प्रवाह में फैल गया, हर धमनी और नस के माध्यम से एक ज्वार की तरह बह रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह खोज रहा था, उनके अंदर कहीं गहरे छिपे हुए कुछ को जांच रहा था। कुछ ही पल बाद उन्होंने इसे पाया, उनके शरीर के अंदर तैरते हुए सुनहरे रक्त की छोटी बूंदें। जैसे ही लाल तरल उन तक पहुंचा, वह आगे बढ़ा और विलीन हो गया। धमाका! ऐसा लगा जैसे उनके कोशिकाओं के अंदर एक बड़ा धमाका हो रहा हो। अभिराज का पूरा शरीर हिल गया। उनकी दृष्टि सफेद हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते, उनके दिमाग में एक स्पष्ट सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी। एक कमतर ब्रह्मांडीय रक्त वंश आपके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। रक्तसार को अवशोषित करना चाहते हैं। वह जम गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या रक्तसार? क्यों? मैं आदिम रक्त वंश की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। क्या इसकी अनुमति नहीं है? सिस्टम ने बिना किसी जल्दबाजी के निश्चितता के साथ जवाब दिया। इस रक्तवंश में नियम और एक क्षमता, विनाश की आंख का मिश्रण है। साथ ही इसमें एक पूर्ण सर्वोच्च नियम, विनाश है। क्या आप उन्हें निकालना चाहते हैं? जहां तक आपके सवाल का सवाल है, हाँ, आपके शरीर को किसी भी कमतर रक्तवंश से रंगा नहीं जा सकता है। उस छोटे से हिस्से को सहन किया गया था क्योंकि इसे 6 घंटे के बाद वैसे भी निगल लिया जाना था। अभिराज ने कोरेपन से कुछ नहीं देखा। तो इस आदिम मानव रक्त के बिना मैं वास्तव में उनमें से एक नहीं बन सकता। क्या वे यह नहीं बता पाएंगे कि मैं उनके वंश को धारण नहीं करता हूं? कोई भी आपकी शरीर की स्थिति की जांच नहीं कर सकता जब तक कि आप उन्हें अनुमति न दें। आत्मविश्वासी लहजे ने किसी तरह इसे और बुरा बना दिया। अभिराज ने जोर से आह भरी। मैं क्या कह सकता हूं? उन्होंने एक स्थिर सांस ली। ठीक है, सार निकालो। डिंग! आपने क्षमता जागृत की है। विनाश की आंख। विनाश की आंख। आप अपने मानसिक क्षेत्र के भीतर कुछ भी नष्ट कर सकते हैं, बस उसे देखकर और उसके बारे में सोचकर। बेशक, लक्ष्य आपकी वर्तमान क्षमताओं के भीतर होना चाहिए। अभिराज की नब्ज थोड़ी शांत हुई। तो वह ये था, ये क्षमता शायद सच्चे बोध की आवश्यकता के बिना विनाश के नियम पर निर्भर करती थी। क्या भयानक शक्ति! हालांकि वह आदिम मानव रक्त वंश को खुद अवशोषित नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी नसों में कुछ बदलाव महसूस किया। जब उन्होंने अंदर देखा, तो उनका अपना रक्त एक हल्की सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था। तो मेरा रक्त अन्य रक्त वंशों की ताकत को अवशोषित कर सकता है ताकि वह और अधिक शक्तिशाली बन सके, लेकिन यह वास्तव में उन्हें धारण नहीं कर सकता। सही, ठीक है, अभिराज ने सोचा। कुछ बढ़ावा कुछ भी नहीं है। मुझे केवल समय चाहिए। कुछ दिनों में, मैं वैसे भी उनके स्तर तक पहुंच जाऊंगा। उन्होंने आदत से अपने स्थिति पैनल पर नजर डाली। स्वामी अभिराज, शारीरिक शक्ति 200 अरब, आत्मा शक्ति 200 अरब, प्रतिभा अनंत अवबोधन 41 दिन शेष। उन्होंने अविश्वास में पलक झपकाए। रुको, क्या मेरा गुण लगभग 93 अरब नहीं था? ये 2 गुने से ज्यादा कैसे हो गया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभिराज शायद शक्ति प्राप्त करने पर शाप देने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रत्येक सफलता ने उन्हें कीमती समय गंवाया। वह अब मौत के एक कदम और करीब थे। नहीं, नहीं, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, उन्होंने जोर से सोचा। मुझे नहीं पता कि एक नियम को समझने में कितना समय लगेगा, अकेले 11 को छोड़ो। उन्होंने अपने कोर का अध्ययन करने के लिए अंदर झांका। ये बड़े पैमाने पर फैल गया था, अब 10 मीटर चौड़ा था। केवल कुछ दिन पहले, यह मुश्किल से 2.3 मीटर था। उस रक्तवंश की सभी क्षमता पूरी तरह से भस्म हो गई थी। अभिराज ने सांस छोड़ी, उनका संकल्प कठोर हो गया। बर्बाद करने का कोई समय नहीं था।
वह हवा के एक लहर में कमरे से गायब हो गए। सीधे अश्विन संपत्ति के बैठक कक्ष के अंदर फिर से प्रकट हुए। हर कोई वहां इकट्ठा था, मार्शल, कलाकार, गैर जागृत परिवार के सदस्य, सभी इंतजार कर रहे थे। पॉलिश की गई मेजों पर बिना खुले बक्सों की पंक्तियां बैठी थीं। जैसे ही अभिराज अंदर कदम रखे, रोशनी, उनके माता पिता, चाचा चाची और दादा दादी को छोड़कर हर व्यक्ति सम्मान में जल्दी से खड़ा हो गया। उन्होंने एक बार सिर हिलाया। सब लोग पालथी मारकर बैठ जाओ। द्रव निगल लो। उन्होंने तुरंत आज्ञा मानी। कमरा तनावपूर्ण, समकालिक गतिविधियों से भर गया। अभिराज ने अपनी मानसिक ऊर्जा उन सभी पर फैलाई, प्रत्येक दिमाग को स्थिर ध्यान में लपेटते हुए। एक एक करके उन्होंने अपनी बोतलें खोली और झिलमिलाता लाल तरल पी लिया। प्रभाव तत्काल था। उनके आभामंडल के अस्थिर होने पर कमरे के माध्यम से एक दबी हुई गड़गड़ाहट लुढ़क गई, जो बेतहाशा बढ़ रही थी। यहां तक कि गैर जागृत भी शक्ति के ज्वार में फंस गए थे। उनके शरीर में ऐंठन हुई। उनकी नसों के अंदर तरल फैल गया, प्रत्येक कोशिका के माध्यम से बुनाई कर रहा था। इसने ऊतक को मजबूत किया, क्षयकारी डीएनए का पुनर्निर्माण किया और संचित क्षति के वर्षों को मिटा दिया। सबसे छोटी केशिकाओं में तरल ने कमजोरी के छिपे हुए निशानों को खोजा। जब उसने उन्हें पाया तो उसने उन्हें आदिम मानव जाति की सुनहरी क्षमता से भर दिया। मांसपेशियां कस गईं और सूज गईं। हड्डियां कठोर हो गईं। दिल नई ताकत के साथ धड़कने लगे। पूरे कमरे में त्वचा चिकनी हो गई और चमक गई, क्योंकि उम्र सेकंडों में उलट गई थी। यहां तक कि सबसे बुजुर्ग भी ऐसे लग रहे थे जैसे दशकों उलट गए हों। उनका रक्त चमकने लगा, पहले धीरे से, फिर लगातार फीके लाल से एक समृद्ध, चमकदार अर्ध सुनहरे रंग में बदल रहा था। ये परिवर्तन का निशान था, आदिम मानव रक्त वंश का हस्ताक्षर। धीरे धीरे, एक एक करके, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले, उन्होंने अपने ही हाथों को नीचे देखा, उन्हें पलटते हुए जैसे कि वे वास्तविक नहीं थे। फिर उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा। हर चेहरे पर वही आश्चर्य था। वे फिर से जवान हो गए थे। एक आदिम मानव की सामान्य जीवन अवधि 500 साल से ज्यादा थी। अब, उनमें से सबसे बुजुर्ग भी ऊर्जावान, नया हो गया था और सदियों और के लिए तैयार था। और मार्शल कलाकारों के लिए, संभावित जीवन अवधि हजारों वर्षों तक फैली हुई थी। अभिराज फिर शांत हो गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हर कोई सुरक्षित रूप से परिवर्तन के माध्यम से आया था। वह रोशनी की ओर मुड़े। वह पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी लग रही थी। उनकी विशेषताएं तेज, उनकी उपस्थिति शांत और मजबूत थी। न केवल रोशनी, परिवार की हर महिला को उसी तरह से परिष्कृत किया गया था। जीवन शक्ति और शक्ति उन सभी से विकीर्ण हो रही थी। पुरुषों के लिए भी यही हाल था। उनका शरीर एक मूर्तिकला जैसा परिपूर्ण बन गया। अभिराज ने खुद को एक छोटी मुस्कान की अनुमति दी। ऐसा ही होना चाहिए था। उन्होंने कमरे के चारों ओर एक अंतिम नजर डाली। वे तैयार थे, पहले से कहीं ज्यादा सक्षम। और उन्होंने पहले ही प्रबल को निर्देश दिए थे कि जब समय आएगा तो वे उन्हें आभासी ब्रह्मांड में ले जाएं। अभी के लिए वह उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते थे। अभिराज ने अलविदा कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी, और एकांत में चले गए। वह स्तर एक राजा थे। इस बार वह सीधे सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, और क्षेत्र के बहुत शिखर तक। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। बहुत सी चीजें अभी भी करने की जरूरत थी। अभिराज ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और सोचा, आखिरकार मुझे अपने लिए कुछ समय मिला है। पिछले कुछ दिन वास्तव में व्यस्त रहे हैं। चलो पहले सफलता प्राप्त करते हैं। वह प्रशिक्षण कक्ष के केंद्र में पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आदिम त्रिमौलिक श्वास तकनीक शुरू कर दी। बाहर से उनके कोर में अनंत मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। 12 घंटे बीत गए। धमाका! उन्होंने स्तर 2 में सफलता प्राप्त की। यह एक नए दिन की शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने पैनल नहीं खोला। उन्होंने अभ्यास करना जारी रखा। 12 घंटे और बीत गए। धमाका! स्तर 3 राजा। उसके बाद 42 घंटे बीत गए। धमाका! स्तर 6 राजा। ये पहले से ही उनके एकांत का तीसरा दिन था। उन्होंने अपने पैनल की जांच की। स्वामी अभिराज, शारीरिक शक्ति 1.6 क्वाड्रिलियन, आत्मा शक्ति 1.6 क्वाड्रिलियन, प्रतिभा अनंत अवबोधन। उन्होंने क्वाड्रिलियन अंक पार कर लिया था। इस बार उनकी धारणा में सब कुछ बहुत भंगुर महसूस हुआ। अभिराज को लगा कि वह ग्रह पर किसी के भी दिमाग पर आक्रमण कर सकते हैं, उनकी यादों को इकट्ठा कर सकते हैं, या अगर वह चाहते तो नई यादें भी डाल सकते थे। लेकिन बस यही था। उनका मुख्य लक्ष्य सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना था। इसमें वास्तव में हमेशा के लिए लग रहा था। मुझे अभी भी और समय चाहिए। उन्होंने जारी रखा। इस बार प्रत्येक सफलता में शायद 16 घंटे लगेंगे। समय बहते पानी की तरह गुजर गया। 48 घंटे इस तरह बीत गए। धमाका! स्तर 9 राजा। स्वामी अभिराज, शारीरिक शक्ति 6.4 क्वाड्रिलियन, आत्मा शक्ति 6.4 क्वाड्रिलियन, प्रतिभा अनंत अवबोधन। उन्होंने अपने कोर को देखा। ये पहले 10 मीटर व्यास का था, लेकिन अब ये 10.32 मीटर था। 8 क्षेत्र की उन्नति ने उन्हें कुल 32 सेंटीमीटर दिए।
प्रत्येक छोटी सफलता के साथ कोर के व्यास को बढ़ाना शायद अभिराज की अपनी अनूठी विशेषता थी। हालांकि उन्हें स्तर 1 से स्तर 9 राजा तक सफलता प्राप्त करने में कुछ और शक्ति मिली, लगभग 1.7 मिलियन टन। यह इतनी छोटी संख्या थी कि सिस्टम ने लगभग गिनती ही नहीं की। अगर राजा क्षेत्र में कोई जानता कि 1.7 मिलियन टन की मुक्केबाजी बल को बस नजरअंदाज कर दिया गया, तो वे पागल हो सकते थे। अभिराज मुस्कुराए। उन्हें एक और दिन चाहिए था, तब वह सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उसके बाद वह आभासी ब्रह्मांड में जाएंगे, लड़ाई के अखाड़े में सभी को चुनौती देंगे, पहला स्थान प्राप्त करेंगे और फिर आदिम मीनार को चुनौती देंगे। एक सरल लेकिन भयानक योजना। चलो जारी रखते हैं। एक और दिन बीत गया। यह उनके एकांत का छठा दिन था। धमाका, धमाका, धमाका। आखिरकार उन्होंने सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली अथाह शक्ति महसूस की। शायद वह अब एक मुक्के से तेजस नगर को नष्ट कर सकते थे। ये सामान्य विनाश नहीं होगा, सब कुछ बस विघटित हो जाएगा। उन्होंने फिर से अपने पैनल को देखा। स्वामी अभिराज, शारीरिक शक्ति 64 क्वाड्रिलियन, आत्मा शक्ति 64 क्वाड्रिलियन, प्रतिभा अनंत अवबोधन। 17 दिन शेष। उनका कोर अब 51.7 मीटर व्यास का था। एक विशाल कोर। अभिराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके पास समय नहीं था। अगर उन्होंने कोई संसाधन इस्तेमाल नहीं किया तो स्तर 9 सम्राट तक सफलता प्राप्त करने में 12.5 दिन लगेंगे। लेकिन उन्हें अभी भी 11 नियमों को समझना था और आदिम मीनार में रैंक करना था। लानत है, लानत है। मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें क्या हो गया, सिस्टम? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे और समय मिल सकता था। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने इंतजार नहीं किया। वह सीधे आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, सुपर हाईटेक सूर्यपुर फिर से नजर में आ गया। उन्होंने संकोच नहीं किया। वह सीधे लड़ाई के अखाड़े की ओर चले गए। जिस क्षण उन्होंने प्रवेश किया, पास के लोगों के माध्यम से एक हड़बड़ी फैल गई। उन्होंने मुख्य मंच पर हो रही लड़ाई को देखा। उन्होंने एक परिचित आकृति को लड़ते हुए देखा। उनके सिर पर एक मुकुट था। वह राजसी और श्रेष्ठ लग रहे थे, एक लाल तलवार चलाते हुए। वह शेषनाग थे। उन्होंने दर्शकों में बैठे कुछ परिचित आकृतियों को भी देखा, आकाश, प्रबल और अन्य सम्राट। अभिराज ने पृथ्वी पर सभी को सम्राट बने बिना आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने से पहले ही मना कर दिया था। सूर्यपुर शहर आदिम मनुष्यों का सबसे पवित्र शहर था। अगर कोई सम्राट क्षेत्र से नीचे का यहाँ आता है, तो उन्हें अप्रिय नजर से देखा जा सकता है। अभिराज बता सकते थे। शेषनाग रैंकिंग से एक लंबे, सुंदर युवक से लड़ रहे थे। वह युवक नुकसान में था। जिस चीज ने अभिराज को और भी ज्यादा हैरान कर दिया वह ये था कि हारते हुए भी प्रतिद्वंद्वी ने कोई आत्मा प्रतिभा सक्रिय नहीं की। क्या हो रहा है? उसके पास कोई आत्मा प्रतिभा नहीं है। वह रैंकर कैसे बन गया? जब वह गहरे विचार में थे तो उन्होंने अपने पीछे एक परिचित आवाज सुनी। भाई, तुम कब आए? तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? ये जीवांश थे। अभिराज मुस्कुराए और कहा, मैं अभी आया हूँ। जीवांश ने सिर हिलाया, फिर से पूछा, वह शेषनाग लड़का तुम्हारे ग्रह से है ना? वास्तव में एक एक्स स्तर के अनुबंधित ग्रह के लायक है। क्या जबरदस्त युद्ध शक्ति! उसने प्रवेश करते ही सभी को कुचल दिया और अब वह शीर्ष 500 में प्रवेश करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। अभिराज ने उत्सुकता से पूछा, उसका प्रतिद्वंद्वी कोई आत्मा प्रतिभा क्यों सक्रिय नहीं कर रहा है? क्या उसके पास कोई नहीं है? जीवांश हैरान दिखे। आत्मा प्रतिभा। इस बार हैरान होने की बारी अभिराज की थी। आदिम मनुष्यों के एक प्रतिभाशाली को यह भी नहीं पता था कि आत्मा प्रतिभा क्या थी। ये कैसे हो सकता है? दोनों अपने दिमाग में अनगिनत प्रश्न चिन्हों के साथ एक दूसरे को घूरने लगे। आप आत्मा प्रतिभाओं के बारे में नहीं जानते। क्या किसी के पास वे नहीं हैं, या लोग उन्हें बस छिपाते हैं? अभिराज ने पूछा। जीवांश वास्तव में भ्रमित दिखे। आप लोगों के पास किसी तरह की आत्मा प्रतिभाएं हैं? फिर क्या वह शाही आभा जो शेषनाग से आ रही है, उनकी आत्मा प्रतिभा है? वह क्या करती है? अभिराज ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक आत्मा प्रतिभा है। यह उसकी युद्ध शक्ति को 20 गुना तक बढ़ा देती है। ये वाक्य जीवांश के कानों में गड़गड़ाहट जैसा लगा। 20 गुना? आप सीधे स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते? कोई आश्चर्य नहीं कि उनके ग्रह को एक एक्स स्तर का अनुबंध मिला था। 9वीं श्रेणी का रक्त वंश विकास द्रव लेने से उनके पास 50% आदिम मानव रक्त वंश था। वे उनके बराबर थे, शायद मूलभूत ताकत में थोड़ा कम। लेकिन उस आत्मा प्रतिभा विशेषता के साथ। अपने जीवन में पहली बार जीवांश ने सोचा, शायद अगर मैं भी पृथ्वी से होता। अभिराज ने उनके कंधे पर थपथपाया। लो, इसे तुम्हें निराश मत होने दो। जीवांश को सुकून मिला कि अभिराज के स्तर का एक प्रतिभाशाली उन्हें दिलासा दे रहा था। वह विनम्रता से जवाब देने ही वाले थे जब अभिराज ने एक निर्दोष चेहरे के साथ जोड़ा, कृपया मेरी लड़ाई देखने से पहले एक बाल्टी ले आओ। अन्यथा तुम अपने आंसू कहाँ रखोगे? जीवांश का मुंह हिंसक रूप से हिल गया। फक यू, अभिराज भाई।
अभिराज शांति से मुस्कुराए। फक यू भी। मंच पर लड़ाई समाप्त हो गई। शेषनाग हवा में तैर रहे थे जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी जमीन पर हारे हुए पड़े थे। शेषनाग में एक प्राचीन सम्राट की आभा थी। दर्शकों से जोरदार जयकार थी। अभिराज हैरान थे कि इतने सारे युवक और युवतियां शेषनाग के लिए जयकार कर रहे थे, भले ही वह उनमें से एक नहीं थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शेषनाग। तुमसे प्यार करता हूँ, शेषनाग, कृपया मेरे साथ बाहर चलो। मालिक, कृपया मुझे एक ऑटोग्राफ दो। अखाड़े के माध्यम से कई जयकारें गूंज रही थीं। शेषनाग ने पहले ही काफी प्रतिष्ठा बना ली थी। ये आदिम मनुष्य हमारे से अलग महसूस नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उनके दिमाग में भी, अभिराज ने सोचा। क्या वे भी युगों पहले साधारण लोग थे जो संघर्ष के माध्यम से शक्तिशाली बन गए? शेषनाग आखिरकार अखाड़े से बाहर आए। अभिराज भी वहां गए जहां पृथ्वी से हर कोई बैठा था। जैसे ही वह पहुंचे, उन सभी ने उनका अभिवादन किया। राष्ट्रपति, आप कब आए? अभिराज ने कहा, अभी। आकाश ने पूछा, राष्ट्रपति, क्या आप भी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं? अभिराज ने सिर हिलाया। शेषनाग भी उनका अभिवादन करने आए। सभी के साथ कुछ शब्द विनिमय करने के बाद अभिराज लड़ाई के लिए पंजीकरण करने गए। कागजी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस एक क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा। अगर आप ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर थे, तो आप अखाड़े में प्रवेश कर सकते थे। अभिराज ने निर्देशानुसार किया। उनकी जानकारी उनके सामने तैर गई। नाम, अभिराज। स्तर 1 सम्राट। आयु, 18। आदिम मानव। तो आभासी ब्रह्मांड प्रणाली यह नहीं बता सकी कि उनके पास कोई आदिम मानव रक्त वंश नहीं था, या शायद उनके सिस्टम ने सब कुछ छिपा दिया था। किसी भी तरह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेजबान और टिप्पणीकार के रूप में कार्य कर रहे छोटे रोबोट ने अचानक जोर से कहा, हम अब एक नए योद्धा का स्वागत करते हैं। वह भी पृथ्वी से हैं। जैसे ही उसने बोला, कई लोगों ने हड़बड़ी ली। एक और, वह बहुत छोटा है। वह ग्रह वह है जहां से शेषनाग आते हैं, है ना? एक एक्स रैंक सभ्यता। जीवांश ने उन्हें एक अंगूठा दिखाया। लानत है, भाई, तुम सीधे लड़ने के लिए अंदर गए। अभिराज शांति से अखाड़े में कदम रखे। प्रत्येक कदम स्थिर और बिना जल्दबाजी के था। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, उनका पूरा आभामंडल बदल गया। वह केंद्रित और ठंडा हो गए। उनकी सम्राट उपस्थिति चुपचाप बाहर फैल गई। लानत है, वह भी सुंदर है। क्या पृथ्वी के सभी लोग इतने अच्छे दिखने वाले हैं? सामने की पंक्ति में किसी ने फुसफुसाया। ऊपर निजी देखने वाले बॉक्स में अंगिरा भी देख रही थी। ये लड़का ठीक दिखता है। चलो देखते हैं कि क्या वह दूसरे जितना अच्छा है, उन्होंने सोचा। अभिराज अखाड़े के केंद्र में खड़े थे। उनका हाथ उनकी पीठ के पीछे था, अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार कर रहा था। रोबोट ने फिर से घोषणा की, उसकी आवाज अखाड़े भर में गूंज रही थी। अब हम एक और आशाजनक युवा योद्धा का स्वागत करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या वह एक एक्स स्तर सभ्यता से किसी को हरा सकता है। एक युवक ने एक स्थिर, शांत तरीके से आगे कदम बढ़ाया जो युद्ध के मैदान की तीव्रता से मेल खाता था। उन्होंने अभिराज को अपनी आंखों में उदासीनता के साथ देखा, जैसे टिप्पणीकार, भीड़, सब कुछ उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उन्होंने एक धीमी, ठंडी आवाज में बात की। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में इतना खास क्या है, लेकिन ये याद रखना, चाहे कुछ भी हो, तुम बाहरी लोग हो और तुम हमेशा रहोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे जैसा ही रक्त धारण करते हो। एक भिखारी रातों रात शासक नहीं बन सकता, भले ही उसे अचानक धन मिल जाए। अभिराज का चेहरा नहीं बदला। तो हर कोई एक जैसा नहीं है, हम। उन्होंने शांति से सोचा। मैं अभी यहाँ कुछ अच्छे लोगों से मिला जिस पल में आया था, बस यही। उन्होंने सीधे युवक की आंखों में देखा और जारी रखा। आवाज सपाट और अविचलित थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आदिम मानव हूं या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शुद्ध रक्त वाले हो या नहीं। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह ये है कि मैं तुम्हें एक उंगली से कुचल सकता हूं। अभिराज ने धीरे से अपनी छोटी उंगली अपने सामने उठाई। इस ब्रह्मांड में सब कुछ शक्ति से निर्धारित होता है। इसलिए एक बच्चे की तरह अभिनय करना बंद करो और लड़ने आओ। बस हमेशा एक बच्चे की तरह रोते मत रहो। दर्शकों पर एक खामोशी छा गई। क्या उसने वास्तव में कविन से यह कहा? यार, इस लड़के में हिम्मत है। चलो देखते हैं कि वह कविन द्वारा कैसे अपमानित होता है। उसका भाग्य बुरा है। यहाँ उसकी पहली लड़ाई कविन के खिलाफ है। कविन राजा क्षेत्र में एक सर्वोच्च प्रतिभाशाली थे और अब वह स्तर 1 सम्राट थे। कई लोगों का मानना था कि उनके पास जल्द ही शीर्ष 100 में प्रवेश करने का एक वास्तविक मौका था। कविन की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक धीमी, जानबूझकर गति से अपना साबर निकाला। मुझे तुम्हें सिखाने दो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और तिरस्कार से भरी थी, कि हम तुम जैसे निम्न लोगों से कितने विशाल रूप से श्रेष्ठ हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि अभिराज और कविन के बीच लड़ाई कैसे हुई और क्या अभिराज सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे? कविन ने अपनी तलवार को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए थे।
वह एक पलक झपकते ही अभिराज के सामने इतनी तेजी से प्रकट हुआ कि हवा में एक हल्की सी सनसनाहट कट गई। वह चुपचाप उतरा, लेकिन उसकी उपस्थिति अखाड़े में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह छा गई। अभिराज वहीं खड़ा रहा, उसी अविचलित तिरस्कार भरी निगाह से उसे देखता रहा, मानो कविन की हत्या की इच्छाशक्ति एक परेशान करने वाली हवा से ज्यादा कुछ न हो। उन शांत आंखों में खुदा हुआ घमंड देखकर कविन के अंदर कुछ टूट गया। वह अब और अपमान सहन नहीं कर सकता था। वह इस बाहरी व्यक्ति के अहंकार को अपनी एड़ी के नीचे कुचलना चाहता था। वह उन उदासीन आंखों में डर देखना चाहता था, वे आंखें जो मुकाबले की शुरुआत से ही नहीं हिली थीं। हालांकि यह असली दुनिया नहीं थी, लेकिन युद्ध के अखाड़े में होने वाला दर्द कोई भ्रम नहीं था। हर वार, हर टूटी हड्डी, हर अंतिम आह को मज्जा में महसूस किया जाता था। कविन ने अभिराज को हराने की योजना बनाई, फिर उसे धीरे धीरे यातना देगा, उसकी पीड़ा और आत्मसमर्पण का स्वाद लेगा। वह आदिम तारा पर एक कुलीन घराने का बेटा था, एक ऐसी वंश रेखा में पैदा हुआ था जो दावा करती थी कि उनका रक्त किसी भी अन्य से अधिक शुद्ध है। वह अपनी जाति की नीतियों से नफरत करता था, वे नीतियां जो निचले लोगों के कीड़ों को सिर्फ इसलिए सच्चे कुलीन वर्ग के बगल में खड़ा कर देती थी क्योंकि वे क्षमता की कुछ तुच्छ चिंगारी दिखाते थे। उसके दिल में घृणा मची हुई थी। उसने सपना देखा कि एक दिन वह इन घिनौने नियमों को फिर से लिखने के लिए काफी शक्तिशाली बन जाएगा। वह पतले रक्त को शुद्ध कर देगा, सब कुछ फिर से स्वच्छ और शुद्ध बना देगा। ये सारी अंधेरी महत्वाकांक्षाएं उसके दिमाग में उस एक पल में उमड़ आई जब उसने अपनी कृपाण को सिर के ऊपर उठाया। ब्लेड पर हल्की आसमानी चमक थी, आसपास की ऊर्जा को निगलते हुए वह गुनगुना रहा था। उसने इसे एक भयानक चाप में सीधे अभिराज की उजागर गर्दन पर दे मारा। फिर भी अभिराज एक इंच भी नहीं हिला। वह बस देखता रहा, उसकी निगाहें दूर और ऊबी हुई थीं, जैसे कि वह किसी बच्चे को नखरे करते हुए देख रहा हो। कविन ने सोचा कि अभिराज डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया है। एक ठंडी, विजयी मुस्कान उसके होठों पर आई। तू मरेगा, ओ नीच! कविन गरजा, वार में अपनी ताकत की हर बूंद उड़ेल दी। लेकिन इससे पहले कि ब्लेड मांस को काट पाता, कुछ प्राचीन और राक्षसी जाग उठा। कविन ने इसे पहले एकदम घोंटने वाली ठंडक के रूप में महसूस किया, जैसे किसी आदिम जानवर ने उसे शिकार के रूप में पकड़ लिया हो। उसका पूरा शरीर जम गया, हर मांसपेशी पत्थर बन गई। उसकी कृपाण कांप उठी, जो अभिराज के गले से 1 इंच दूर अटक गई। उसके फेफड़ों ने हवा खींचने से मना कर दिया। उसके विचार एक अकेले, सर्व उपभोग करने वाले आतंक में सिमट गए। उस पल में, उसे लगा जैसे वह अब अखाड़े में नहीं है। वह एक बिना किनारे के काले सागर में बह रहा था। रात इतनी घनी होकर उस पर छा रही थी कि ऐसा महसूस हुआ मानो तारे खुद ही बुझ गए हों। और फिर उस अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें खुल गईं। आसमान जितनी बड़ी आंखें, ठंडी उदासीनता से भरी आंखें, वही निगाह जो अभिराज अभी उस पर डाल रहा था। समय एक असंभव रेंगने तक धीमा हो गया। उसे लगा जैसे वह एम्ब में निलंबित है, यहां तक कि उसकी अपनी दिल की धड़कन की आवाज भी गायब हो गई। अभिराज हिला। धीरे से, लगभग नाजुक ढंग से उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। कविन ने उस उंगली को देखा, जो अविश्वसनीय रूप से छोटी और सहज थी, और उस क्षण में, वह उसकी दुनिया की धुरी बन गई। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर ढह रहा है। फिर वह नीचे आई, एक प्रलयकारी शक्ति उससे टकराई। उसकी चेतना कांच की तरह फट गई। पलक झपकते ही, कविन का शरीर हल्के प्रकाश के अनगिनत कणों में विस्फोट हो गया। उसे अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले कि सिस्टम उसकी मृत्यु को दर्ज कर पाता, वह स्वचालित रूप से लॉग आउट हो गया। फिर भी उस सेकंड के अंश में, उसने सच्चाई को महसूस किया था। अगर यह वास्तविकता होती, तो वह भाप बन गया होता। इसमें कोई शक नहीं था। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली दर्शक भी कविन की गति को मुश्किल से ही पकड़ पाए थे, लेकिन अभिराज की गति अदृश्य उत्कृष्ट थी। धड़ाम, कविन गायब हो गया। एक अविश्वसनीय प्रतिभा एक ही गति में नष्ट हो गई जिसे कोई समझ भी नहीं सका। मेजबान रोबोट की हंसी चरमराहट के साथ गूंजी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। हे, हमने नहीं देखा कि क्या हुआ, है ना? क्या हम धीमी गति में रिप्ले देखेंगे? भीड़ सहमति में चिल्ला उठी, उनके चेहरे जिज्ञासा और डर से पीले पड़ गए। उन्हें जानने की जरूरत थी अभी क्या हुआ था। रिप्ले शुरू हुआ। कविन का ब्लेड अभिराज की गर्दन के ऊपर रुका हुआ था। दुगुनी धीमी गति से, फुटेज में धुंधलापन के अलावा कुछ नहीं दिखा। 5 गुना धीमा, अभी भी कुछ नहीं। 10 गुना धीमा, और कविन फिर से गायब हो गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे मिटा दिया हो। गुस्से में, रोबोट ने रिकॉर्डिंग को 100 गुना धीमा कर दिया। आखिरकार, उस बर्फीली रेंगने में, दर्शकों ने इसे देखा। अभिराज की छोटी उंगली एक दिव्य न्याय की तरह उठ रही थी और उतर रही थी। धीमी गति से रेंगने पर भी, यह अभी भी इतना तेज था कि पश्चात छवियां छोड़ गया। दर्शकों में कंपकंपी दौड़ गई। अखाड़े पर खामोशी छा गई। जिन्होंने मुश्किल से निगला, महसूस किया कि उसका गला सूखकर बज रहा है। मैं हमेशा इस राक्षस के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहा था, और इसने मुझे छूट भी दी। जिन्हों के दिल में एक अवर्णनीय गर्व खिल उठा। उसने अनजाने में अपनी छाती फुला ली।
रोबोट की आवाज एक गर्जनापूर्ण अंतिम रूप से गूंजी। हमारे पास एक विजेता है अभिराज। तालियों की एक बहरा कर देने वाली दहाड़ स्टैंडों में फैल गई, उत्साह और विस्मय की एक ज्वार की लहर। विक्रांत ने सावधानी से मुस्कुराया, अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए। राष्ट्रपति ने हमें हर सीमा से पार कर दिया है। हम अब उनकी परछाई भी नहीं देख सकते। रोशनी स्थिर खड़ी थी, उसकी आंखें चौड़ी थीं, उसका दिमाग विचारों के एक भंवर में फंसा हुआ था। यह आदमी, शायद वह मेरी मदद कर सकता है। उसके दिल ने एक तेज, अनिश्चित धड़कन ली। फिर भी इस तमाशे के नायक ने मुस्कुराया नहीं। अभिराज ने अपनी आंखें रोबोट की ओर घुमाई। उसकी आवाज एक शांत तालाब की तरह शांत थी। मैं सभी रैंकर्स को चुनौती देना चाहता हूँ। क्या सीधे नंबर 1 को चुनौती देना संभव है? रोबोट की स्क्रीन झिलमिलाने लगी क्योंकि वह संसाधित हो रहा था। वह अजीब तरह से हंसा। हमें खेद है, श्रीमान अभिराज। आपको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आप तुरंत शीर्ष रैंक को चुनौती नहीं दे सकते। जैसा कि अपेक्षित था, अभिराज ने आह भरी, उसके कंधे आंशिक रूप से ढीले पड़ गए। तो मैं क्या करूं? मेरे पास समय नहीं है। रोबोट ने तेजी से जवाब दिया। आपको पहले रैंक 1000 को, फिर 900 को, फिर 800 को क्रमशः चुनौती देनी होगी। यदि आप रैंक 100 को हराते हैं, तो आप शीर्ष 10 का सामना कर सकते हैं। उसके बाद ही आप नंबर 1 को चुनौती दे सकते हैं। अभिराज ने सिर हिलाया जैसे वह स्वीकार्य हो। ये काफी अच्छा है। क्या आप उन्हें एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए कह सकते हैं? मेरे पास सच में समय नहीं है। कृपया। फिर से सन्नाटा छा गया। ऑब्जर्वेशन स्टैंड में रैंकर्स गुस्से में फूट पड़े, चेहरे लाल हो गए। तो क्या हुआ अगर वह मजबूत है? वह हमें अपनी आंखों में भी नहीं गिन रहा। वह हमारा मजाक करने की हिम्मत करता है। लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अभिराज ने फिर से आह भरी, एक थके हुए विद्वान की तरह। ठीक है, रैंक 100 से 1000, ये 10 एक साथ आ सकते हैं। हाँ, रोबोट झिझका, जवाब देने में असमर्थ था। तभी एक गूंजती, शांत आवाज अखाड़े के ऊपर से आई। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। रानी फ्रेया ने खुद बात की थी। भीड़ हाँफ उठी। रानी भी इस मुकाबले को देख रही थी। यह आदमी कौन था? जैसा आदेश दिया गया था, 10 आकृतियां अखाड़े के प्लेटफॉर्म पर आईं। 7 पुरुष और 3 महिलाएं, प्रत्येक एक कुचलने वाली उपस्थिति बिखेर रही थी। अभिराज की निगाहें थोड़ी नर्म हुई, अफसोस के साथ। मुझे खेद है, मेरे पास सच में समय नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और चुटकी बजाई। धड़ाम। 10 रैंकर्स एक ही सांस में गायब हो गए। यह क्या? इस बार क्या हुआ? रिप्ले फिर से शुरू हुआ। हर दर्शक का दिल तेजी से धड़क रहा था। 100 गुना धीमा करने पर उन्होंने आखिरकार देखा, अभिराज की हथेली से धातुई बल की 10 पतली सुइयां निकलीं। हर सुई अपने लक्ष्य में घुस गई, उन्हें भीतर से इतनी तेजी से काट डाला कि उनके शरीर चीखने से पहले ही प्रकाश के कणों में घुल गए। अखाड़े में गहन चुप्पी थी। जिन्हों पहले से ही अपने बहते आंसू पकड़ने के लिए एक बाल्टी पकड़े हुए था। ये किस तरह का राक्षस है? हर चीज के साथ, वह एक आत्मा मास्टर भी है। बहुत बढ़िया, बस उसे हर प्रतिभा दे दो। मैं जिंदा क्यों हूं? रोशनी की आंखें एक बुखार जैसी चमक से चमक रही थीं। अगर पहली बार एक संयोग था, तो इस बार नहीं था। वे 10 सभी लेवल 7 या उससे ऊपर के सम्राट थे। आदिम मनुष्यों के सभी सम्राट सामान्य जातियों से कम 10 गुना अधिक मजबूत थे। और फिर भी, उन्हें मुर्गियों की तरह काट दिया गया। नहीं, मुर्गियां भी इतनी जल्दी नहीं मरती। अभिराज शांति से रोबोट की ओर मुड़ा। नंबर 10, कृपया। रोबोट ने एक असहज हंसी दी। नंबर 10 इस समय सक्रिय नहीं है। उसे सूचित कर दिया गया है। वह 10 मिनट में आ जाएगा। अभिराज ने त्याग भरी आह के साथ सिर हिलाया। तो मैं रैंक 99 से 11 तक सभी को चुनौती देता हूं। हालांकि सभी सक्रिय नहीं थे, 70 आकृतियां एक साथ खड़ी हुई, उनके चेहरे तनावपूर्ण थे। जिन्होंने संकोच नहीं किया, उसने अपना हाथ उठाया और एक कांपती हुई आवाज में घोषणा की, मैं हार मानता हूं। वह अपनी बाल्टी पकड़े हुए पीछे हट गया। रोशनी ने उसे घृणा से देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। इस बार, सभी 70 रैंकर्स ने हर रक्षात्मक तकनीक तैयार की जिसे वे जानते थे जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। अभिराज ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने सांस छोड़ी, अपनी मुद्रा को समायोजित किया। ये विरोधी योग्य थे। वह अपनी आकाशीय असुर मुक्त हस्त युद्ध तकनीक का फिर से परीक्षण करेगा। वह एक संतुलित रुख में बैठ गया, एक पैर आगे, हाथ आधे उठे हुए, उंगलियां शिथिल लेकिन तैयार। रैंकर्स ने सतर्क निगाहों का आदान प्रदान किया। वह किसका इंतजार कर रहा था? अभिराज ने बात नहीं की, बस उन्हें अपनी उंगली से इशारा किया, उन्हें आने का न्योता दिया। वे एक साथ गरजे और हमला कर दिया। ग्रहमंडल के नीचे 70 सबसे उन्नत प्रतिभाएं, हर आभा अधिकतम तीव्रता तक खिल उठी, हर कौशल बिना किसी संयम के अनलीश्ड। अखाड़ा बल की आपसी लहरों में समा गया, जलते हुए आग के स्तंभ, छाया के पंजे, बिजली के भले। अभिराज हिला। उसका शरीर तरल पारे की तरह बहता था, शून्य व्यर्थ गति के साथ हर हमले से बचता था।
वह एक बाल की चौड़ाई से भी कम की मंजूरी के साथ एक ब्लेड से दूर झुक गया, अपनी हथेली के एक सहज फटका के साथ एक ऊर्जा बोल्ट को एक तरफ कर दिया। वह कभी भी जरूरत से ज्यादा दूर नहीं गया, कभी भी उसे जितनी तेजी से जरूरत थी उससे ज्यादा तेज नहीं हिला। ये सटीकता नहीं थी, ये पूर्णता थी। हर काउंटर अपरिहार्य, बेफिक्र था। दर्शकों ने सांस लेना भूल गए क्योंकि अभिराज ने 70 हमलों को ऐसे टाल दिया जैसे वह नृत्य कर रहा हो। 10 मिनट बाद नंबर 10 आया, ठीक समय पर अभिराज को अपनी कलाई को फटकारते हुए देखने के लिए। बल्कि एक शांत लहर फूट पड़ी। सभी 70 रैंकर्स टूटी हुई गुड़ियों की तरह अखाड़े से बाहर उड़ गए। उसने कोई दया नहीं दिखाई, यहां तक कि उनमें मौजूद महिलाओं पर भी नहीं। दर्शकों ने पागलपन से तालियां बजाईं। जिनो अपने सिर को रेलिंग पर पटकने लगा। धिक्कार है, मैंने अपना मौका गंवा दिया। किसने सोचा होगा कि वह उन्हें तुरंत नहीं मारेगा। वह लड़ाई इतनी संतोषजनक थी। नंबर 10 किनारे पर खड़ा था, एक सफेद चोगे में एक गौरवशाली आकृति। उसने सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। मैं क्लॉस वॉन सिल्फोर्ड साम्राज्य का राजकुमार हूं, उसने घोषणा की, उसकी आवाज गूंज रही थी। आपसे मिलकर सम्मान हुआ, श्रीमान अभिराज। अभिराज ने बदले में सिर झुकाया। यह एक सम्मान है, महाराज। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसे जल्दी खत्म कर दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्लॉस ने दिल खोलकर हंसा। नहीं, मुझे नहीं लगेगा। और कृपया, मुझे महाराज मत कहो। मुझे क्लॉस कहो। अगर आप अनुमति दें तो मुझे आपको दोस्त कहने में सम्मान होगा। अभिराज हल्का सा मुस्कुराया। बहुत अच्छा, क्लॉस। क्या हम शुरू करें? क्लॉस ने सिर हिलाया, लेकिन तुरंत उसे पछतावा हुआ। अभिराज उसके सामने सोच से भी तेज प्रकट हुआ। धड़ाम, एक ही वार ने क्लॉस की छाती को अंदर धकेल दिया और उसे अखाड़े से बाहर प्लेटफॉर्म से लगभग 2 किलोमीटर दूर फेंक दिया। क्लॉस अपने पसलियों को पकड़े हुए और कोसते हुए रुक गया। तुम्हें धिक्कार है, कमीने। क्या तुम एक दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? अभिराज ने हल्के से वापस बुलाया। वह दोस्ती का मुक्का था, मेरे दोस्त। इसके साथ हमारा बंधन सील हो गया है। हर दर्शक का मुंह हिल गया। पहले राजकुमार ने सार्वजनिक रूप से शाप दिया, फिर यह जवाब। फिर अभिराज पहले रैंक वाले व्यक्ति को देख रहा था। पहला रैंक डेमियन नाम का एक आदमी था, जो आखिरकार प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसकी निगाहें भारी थीं। उसने अभिराज के दांव को देखा था। वह उन्हें देख भी नहीं सकता था। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने अपना सिर झुकाया। मैं हार मानता हूं। और इस तरह अभिराज 15 मिनट में निस्संदेह नंबर 1 बन गया। उसने आदिम टॉवर की ओर रुख किया, उसके होंठों पर एक आह थी। इतना समय बर्बाद हुआ, उसने बुदबुदाया। अभिराज चुपचाप खड़ा रहा, लड़ाई के अखाड़े से ज्यादा दूर नहीं स्थित आदिम टॉवर को घूर रहा था। बिना किसी और देरी के वह सीधे टॉवर के प्रवेश द्वार के आधार पर टेलीपोर्ट हो गया। सभी की आंखें उसकी ओर मुड़ गईं, जिज्ञासु थी कि उसने इतना व्यस्त क्यों कहा था। जब उन्होंने अभिराज को टॉवर पर अपना हाथ रखते देखा, तो दर्शकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी ने अखाड़े में उसकी जबरदस्त ताकत देखी थी। अब उन्हें आश्चर्य हुआ, ये राक्षस टॉवर के अंदर सील किए गए प्राचीन दिग्गजों से कैसे मुकाबला करेगा। अभिराज ने अपनी हथेली चमकते हुए हथेली के निशान के खिलाफ दबाई। लड़ाई के अखाड़े में नंबर 1 एक सम्राट के रूप में शर्तें पूरी तरह से पूरी हो गईं। दरवाजे के ऊपर एक हरी आभा चमकी, उसकी मंजूरी का संकेत। वह अंदर कदम रखा। आदिम टॉवर में 100 मंजिलें थीं। ग्राउंड फ्लोर एक आराम क्षेत्र था। कोई भी चुनौती देने वाला जो जीत के बाद रुकना चाहता था, उसे वहां टेलीपोर्ट किया जाएगा, लेकिन यदि आप हार जाते हैं, तो आपको पूरे 1 महीने के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अभिराज रुका नहीं। वह सीधे पहली मंजिल पर चला गया। एक शांत महिला की आवाज उसके मन में गूंजी, रानी फ्रेया। आपकी लड़ाई देखने के लिए बहुत सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उन्हें इसे देखने की अनुमति देते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, अभिराज ने उदासीनता से जवाब दिया। उसका छिपाने का कोई इरादा नहीं था। अगर कुछ भी, वह पूरी दुनिया को देखना चाहता था। उसने पॉलिश किए हुए सफेद पत्थर के फर्श पर कदम रखा। एक आदमी बीच में पालथी मारकर बैठा था, आंखें ध्यान में बंद थीं। कदमों की आवाज पर उसने उन्हें खोला, साफ गहरी पुतलियां दिखाई दी। ओहो, अंत में कोई टॉवर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। आपका नाम क्या है? अभिराज ने भौं उठाई। आप स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं। आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। हाँ, यह मेरी आत्मा छाप है। मैंने स्वतंत्र इच्छा का एक अंश छोड़ा। हर कोई करता है, अन्यथा यह इतना उबाऊ होगा, आपको नहीं लगता? यह एक बात है, अभिराज ने मनोरंजन से कहा। तो क्या आप जीवित हैं या आप पहले ही बाल्टी को लात मार चुके हैं? आदमी का मुंह हिल गया। अरे, मैं तुमसे इतना बुरा नहीं हूं। मैंने लगभग 50 साल पहले ये रैंक हासिल किया था। तो तुम मेरे दादा से भी बड़े हो। आदमी लगभग खून खांस गया। बच्चे, मैं तुम्हारे प्रति अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर है तुम मेरी दोस्ती नहीं चाहते हो। बहुत अच्छा, इस दादा को तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करने का एक सबक सिखाने दो। एक गर्जनापूर्ण धमाके के साथ उससे एक जबरदस्त दबाव निकला, जिससे फर्श हिल गया।
लेकिन अभिराज ने बस एक हाथ उठाया और अपनी छोटी उंगली से अपने कान को पोंछना शुरू कर दिया। उसने पहले ही आदमी की ताकत का आकलन कर लिया था, आत्मसमर्पण करने वाले पहले रैंक के प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक मजबूत, शायद 10 गुना अधिक शक्तिशाली, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं। उसने चुटकी बजाई। हमला करने वाला आदमी तुरंत अलग हो गया, शरीर सफेद प्रकाश के कणों में घुल गया। टॉवर के बाहर एक विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हजारों हजारों दर्शक। वे चौंकाने वाली चर्चा में फूट पड़े। फिर से वही चाल, किसी ने फुसफुसाया। उसने एक चुटकी में आदिम टॉवर के 100वें रैंक वाले संरक्षक को मार डाला। पहले 10 जिन्हें उसने लड़ाई के अखाड़े में मार डाला था, एक बार फिर से लॉग इन करने के बाद बहुत कम शर्मिंदा महसूस किया। टॉवर के अंदर शांत आवाज लौट आई। बधाई हो, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आराम करना? आगे बढ़ो, अभिराज ने जवाब दिया। उसे दूसरी मंजिल पर टेलीपोर्ट किया गया। वहां एक युवा व्यक्ति एक शाही असर के साथ खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। उसकी निगाह अभिराज को ऐसे झाड़ रही थी जैसे किसी कीट को देख रही हो। अभिराज को वे आंखें पसंद नहीं आईं। उसे घमंडी लोग पसंद नहीं थे। केवल वही घमंडी हो सकता था। इसलिए उसने बिना किसी अभिव्यक्ति के उस निगाह से मुलाकात की। उसने एक पिस्तौल की तरह अपना हाथ उठाया, धड़ाम। उसके उंगलियों के सिरे से संघनित धातु तत्व की एक गोली चली, आदमी के माथे को भेदी। शरीर बेजान होकर गिर गया। बाहर भीड़ अवाक थी। कम से कम उस बेचारे को अपना परिचय तो देने दो, किसी ने बुदबुदाया। अभिराज एक रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गया। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, हर संरक्षक को एक ही वार से विदाई दी गई। इस तरह वह 15 मिनट से भी कम समय में 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहली बार उसने पहले के सभी विरोधियों की तुलना में भारी दबाव महसूस किया। एक महिला इंतजार कर रही थी। उसकी आभा चमकदार, आकर्षक आकर्षण से भरी हुई थी। उसकी शक्ति आसानी से 100 अरब से अधिक थी। ओह, एक सुंदर पुरुष मुझसे मिलने आया है, उसने कोमलता से कहा, अपने सिर को झुकाते हुए। चूंकि तुम इस मंजिल पर पहुंच गए हो, तुम काफी शक्तिशाली होंगे। क्या तुम मेरे साथ कुछ वयस्क खेल खेलना चाहोगे? अभिराज उबासी ली। तुम्हारी छातियां एक नींबू से छोटी हैं। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिलता है? महिला लगभग गिर पड़ी। उसने हमेशा अपने आकर्षण में विश्वास किया था। क्या यह आदमी नपुंसक था? जब अभिराज ने उसकी बुदबुदाई हुई अटकलें सुनी, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम्हारा पिता नपुंसक है, वह गरजा और उसे मुक्का मारा। उसका शरीर तुरंत बिखर गया। बाहर रोशनी के गाल लाल पड़ गए। उसने अपने होठों के नीचे बुदबुदाया, बिल्कुल भी सज्जन नहीं है। अभिराज ने अपना संहार फिर से शुरू किया। तथाकथित आदिम टॉवर निराशाजनक रूप से अप्रभावित साबित हो रहा था। वह उब रहा था, लेकिन वह जो नहीं जानता था वह यह था कि इस बार उसकी लड़ाई केवल बाहर के दर्शकों द्वारा नहीं देखी जा रही थी। दूर के लोगों में 7 सर्वोच्च स्तर की संस्थाओं ने ध्यान दिया था, आदिम मनुष्यों के साथ सार्वभौमिक सर्वोच्च। अभिराज की क्षमता पहले से ही सार्वभौमिक सर्वोच्च स्तर को पार कर गई थी, तो स्वाभाविक रूप से उसने उनकी आंखें पकड़ी। वे अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे, उनके सामने एक तैरती हुई स्क्रीन थी। एक लंबी चुप्पी के बाद 5वें सिंहासन पर बैठी महिला, अत्यंत सुंदर, उसका चेहरा एक त्रुटिहीन मूर्ति जैसा था, बोली, भाई, क्या आपको लगता है कि वह हमारी छापों को भी हरा सकता है? चौथे सिंहासन पर बैठे आदमी ने भान सिकुड़ी। चलो देखते हैं। मुझे यकीन है कि वह अपनी सच्ची शक्ति का बहुत कुछ रोक रहा है। जो मुझे परेशान करता है वह यह है कि जब मैंने पहले उस लड़के को स्कैन किया था, तो मुझे कोई जबरदस्त बल महसूस नहीं हुआ था। उसने इसे मेरी आंखों से कैसे छिपाया होगा? दिलचस्प, उसने बुदबुदाया। चलो देखते हैं। अभिराज जारी रहा। हर स्तर एक ही वार से गिर गया। वह 70वीं मंजिल पर पहुंच गया, जहां एक संरक्षक 5 खरब से अधिक शक्ति के साथ इंतजार कर रहा था। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आखिरकार उसने 91वीं मंजिल पर कदम रखा। ये प्राचीन काल का क्षेत्र था। पिछले 100 मिलियन वर्षों में ये 10 रैंकिंग अपरिवर्तित रही थी। उन्हें शाश्वत प्रतिभा कहा जाता था। शीर्ष 7 सर्वोच्च खुद थे, जबकि शेष 3 सार्वभौमिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली जीवित प्राणी थे। पहली बार आदिम टॉवर के सभी 10 सच्चे मास्टर्स देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या आज एक दंतकथा बनाई जाएगी, क्या ये युवा व्यक्ति इतिहास को बदल सकता है। बीच में शांति से खड़ी थी एक महिला जो ईथर प्रकाश बिखेर रही थी, आत्मा को शांत कर रही थी, बिल्कुल भी दमनकारी आभा नहीं। वेलेंटिना कासावा, पूरे आदिम मानव जाति के लिए वित्त की सर्वोच्च नेता। अभिराज ने गहराई से झुका। वह जानता था कि ये 10 वास्तव में जीवित थे, न कि सिर्फ छाप। वेलेंटिना ने अपना सिर झुकाया, एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर शोभायमान हुई। चलो शुरू करते हैं, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें देख रही हूं, अभिराज। मुझे अपनी क्षमता दिखाओ। वह हैरान नहीं था। उनकी चेतनाएं वास्तव में असली थीं। फिर एक पल में एक भयानक प्रलयकारी दबाव उस पर उतरा। वह हल्का सा मुस्कुराया। वेलेंटिना की ताकत 250 खरब।
वरिष्ठ, अभिराज ने विनम्रता से कहा, मुझे खेद है। इस क्षेत्र में आप मेरे मुकाबले के नहीं हैं। उसने अपनी तलवार बुलाई, हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। सम्मान के बाहर वह नंगे हाथों से वार नहीं करेगा। वेलेंटिना भी मुस्कुराई, एक पतली सफेद तलवार निकाली, जो एक टिड्डी के पंख जितनी नाजुक थी। तो मुझे देखने दो, उसने कहा। अभिराज ने सिर झुकाया। हम अपने सबसे मजबूत दावों का आदान प्रदान क्यों नहीं करते? जो खड़ा रहेगा वह विजेता होगा। सहमत। उन्होंने अपनी मुद्राएं ली। वेलेंटिना पहले बोली, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। शाश्वत विनाश। उसने वार किया। विलुप्ति। अभिराज ने जवाबी हमला किया। दो दुनिया को खत्म करने वाली ताकतें टकरा गईं। लेकिन अभिराज का वार एक पूरी तरह से अलग स्तर पर था। वेलेंटिना का शरीर बिना प्रतिरोध के बिखर गया। उसकी तलवार का वार अभिराज के बगल से हानिरहित ढंग से गुजर गया, हवा में फीका पड़ गया। बाहर, आदिम मानव शासन के तहत हर स्टार सिस्टम में अनगिनत दर्शक सांस लेना भूल गए। यहाँ तक कि पृथ्वी अभिराज के परिवार, रोशनी और सभी जो उसे जानते थे हैरानी में देखते रहे। उसने शाश्वत प्रतिभा में से एक को हरा दिया था। भले ही वह सबसे कमजोर थी, यह अभी भी अभूतपूर्व था। अभिराज 92वीं मंजिल पर आगे बढ़ा। एक आदमी उसका वहां इंतजार कर रहा था, लुकास सेलेस्ट, आदिम मनुष्यों के सर्वोच्च सम्राट, सभी शासन के शासक। अभिराज ने फिर से झुका। महाराज, आपसे लड़ना एक सम्मान है। लुकास के पास 784 खरब टन की ताकत थी। लुकास ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैंने वेलेंटिना के साथ तुम्हारी लड़ाई देखी। चलो शुरू करते हैं। हाँ, अभिराज ने अपनी तलवार फिर से बुलाई। लुकास ने एक लंबा भाला खींचा, लंबा खड़ा था, हथियार उसके पीछे तिरछे कोण पर था। सम्राट क्षेत्र में भी उसकी आकृति अवर्णनीय महिमा बिखेरती थी। वे टकराए। तलवार और भाला एक सेकंड के अंश में सैकड़ों हजारों बार टकराए। पूरी आदिम मानव सभ्यता हिल गई जब उन्होंने इस लड़ाई की कच्ची शक्ति देखी। अंत में अभिराज ने फिर से विलुप्ति का आह्वान किया। लुकास की आकृति प्रकाश के अनगिनत कणों में घुल गई। मेरा अवतार ग्रह स्तर पर आपका इंतजार करेगा। मैं फिर से नहीं हारूंगा। अभिराज ने हल्का सा मुस्कुराया। फिर 93वीं मंजिल। वह आदमी जिसने इस जगह की रक्षा की थी, उसका नाम था मार्कस वेलोर, जो उसका इंतजार कर रहा था। मार्कस आदिम मनुष्यों की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर था। युद्ध सम्राट खुद। अभिराज ने एक दम घोंटने वाला दबाव महसूस किया। यह 1.5 क्वाड्रिलियन टन की ताकत थी। वे इतने मजबूत कैसे बन गए? क्या उनके पास भी कोई सिस्टम या कुछ और था? मार्कस एक कुल्हाड़ी उपयोग करता था। उन्होंने शिष्टाचार में समय बर्बाद नहीं किया। दोनों ने एक साथ हमला किया। अभिराज की तलवार और मार्कस की विशाल कुल्हाड़ी एक अंधा कर देने वाले प्रकाश के विस्फोट में टकराई। सदमे की लहरों ने टॉवर को फाड़ दिया, शून्य को ही हिला दिया। कुछ ही क्षणों में उनके हथियार सैकड़ों बार टकराए, इतनी तेजी से कि साधारण आंखें उनका अनुसरण नहीं कर सकती थीं। फिर एक अंतिम वार के साथ अभिराज के ब्लेड ने मार्कस की रक्षा को काट दिया। युद्ध सम्राट की आकृति जम गई, फिर प्रकाश के अनगिनत कणों में घुल गई। दर्शक, पूरी आदिम जाति हैरानी भरी चुप्पी में देखते रहे। यहाँ तक कि जब लड़ाई समाप्त हुई, तो जो विस्मय उसने पीछे छोड़ दिया, उसने उनके दिलों को तेजी से धड़का दिया और उनकी त्वचा को रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने उस पल को हमेशा के लिए संजोना चाहा। ड्रैगन मुस्कुराया। वह पृथ्वी का अग्रदूत है। आज से वह पृथ्वी का सर्वोच्च शासक है। उसके फैसले को किसी वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। उसने जो कुछ भी कहा वह कानून है। अभिराज ने फिर ऊपर देखा। ऊपर 7 सार्वभौमिक सर्वोच्च थे। वह वास्तव में जानना चाहता था कि ये सर्वोच्च उसके लिए क्या आश्चर्य लाएंगे। वह फिर मुस्कुराया। 94वीं मंजिल। बहते लाल बालों वाली एक युवा महिला एक विशाल मंच के केंद्र में खड़ी थी। उसकी पतली उंगलियां एक वायलिन के तारों पर नाच रही थीं। जो धुन बाहर आ रही थी वह एक अजीब विरोधाभास थी। ये भयानक लग रही थी, जैसे एक मरते हुए दुनिया का शोक गीत। फिर भी इसने किसी तरह दिल को शांत किया और आत्मा को ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक कोमल समुद्र पर बह रही हो। ये तास्या विरेलियन थी, आदिम मनुष्यों की 7वीं और सबसे युवा सर्वोच्च। वह एक एक्स लेवल अनुबंधित सभ्यता से भी थी। उसने एक लंबी लाल गाउन पहना था जो उसके टखनों के चारों ओर तरल आग की तरह लहरा रहा था। उसका चेहरा एक पतले, जालीदार घूंघट के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही पूरे फर्श को एक ही समय में पवित्र और दमनकारी महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। अभिराज बस वहीं खड़ा रहा, अडिग, उसे बिना किसी रुकावट के भयावह टुकड़े को खत्म करने दिया। गूंजते हुए नोट्स पूरे 5 मिनट तक हवा में भरते रहे। हर उठना और गिरना सभी सुनने वालों के दिलों में कुछ प्राचीन पर चोट कर रहा था। अंत में धनुष तारों से उठा और अंतिम कंपन खामोशी में गायब हो गया। अभिराज ने सम्मानपूर्वक झुका, उसकी आवाज स्थिर थी। आपकी उपस्थिति में होना एक सम्मान है, सर्वोच्च। तास्या का घूंघट हल्का सा हिल गया क्योंकि वह मुस्कुराए। अपना सिर उठाओ। मैं आज एक सर्वोच्च नहीं हूं, कम से कम ये संस्करण नहीं। वह उपाधि मेरे भविष्य के स्वयं के लिए है। अभी इस जगह पर मैं केवल तुम्हारी विरोधी हूं। कुछ भी वापस मत रखो, या तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा।
अभिराज ने अपना सिर उठाया और एक फीकी मुस्कान उसके होठों को छू गई। जैसा आप चाहें, सर्वोच्च। कृपया मुझे माफ करें अगर मैं इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर दूं। वह पहले से ही सर्वोच्च तास्या की शक्ति जानता था, या बल्कि उसकी प्रक्षेपण का सम्राट संस्करण। उसकी कच्ची ताकत बल के एक खगोलीय 8 क्वाड्रिलियन टन थी। काफी संख्या, लेकिन पर्याप्त नहीं। उसने अपनी तलवार एक हाथ में उठाई, ब्लेड ठंडी प्रतिभा के साथ झिलमिला रहा था जैसे प्रतियोगिता के लिए भूखा हो। तास्या ने अपना वायलिन दूर नहीं रखा। इसके बजाय उसने इसे फिर से उठाया, इसे अपनी ठोड़ी के नीचे आराम दिया। वह कोमल धुन जो अभिराज ने एक पल पहले सुनी थी, फिर से बजने लगी, मंच पर एक मुलायम लोरी की तरह बह रही थी। लेकिन सेकंडों के भीतर वह भ्रम चला गया। आवाज सर्वनाशकारी अनुनाद की एक कुचलने वाली लहर में बदल गई जिसने एक ही बार में अभिराज के शरीर और दिमाग पर वार किया। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक अरब अदृश्य हाथ उस पर पंजा मार रहे थे, उसकी आत्मा को फाड़ने और उसकी चेतना को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे। हवा कांप उठी। वास्तविकता खुद संगीत के दबाव में विकृत होती लग रही थी। लेकिन अभिराज के शरीर और आत्मा दोनों में 64 क्वाड्रिलियन अंक थे। उस राक्षसी नींव का मतलब था कि हमला एक अटूट दीवार पर बारिश की तरह बह गया। वह हिला भी नहीं। उसने हमला भी नहीं किया। वह महसूस कर सकता था कि तास्या अभी तक अपने शिखर पर नहीं पहुंची थी, और वह उसे वह गरिमा देने का इरादा रखता था, उसे अपनी शक्ति के शिखर पर चढ़ने देने के लिए, इससे पहले कि वह उसे नीचे लाए। गुजरने वाला हर पल आवाज तेज, भारी, अधिक भयानक होती गई। उस विशाल जगह में जहां 7 भव्य सिंहासन शून्य में निलंबित थे, वेलित टेरेस्कोवा 5वीं सर्वोच्च ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखा। ओ तास्या, ऐसा लगता है कि तुम्हारा वायलिन इस युवा व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तास्या की आवाज ने शांति से जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज में एक तनाव था। बस इंतजार करो, यह अभी तक अपने शिखर पर नहीं पहुंचा है। नीचे, अभिराज चरमोत्कर्ष को महसूस कर सकता था। कंपन अब 30 क्वाड्रिलियन शक्ति पर था, अनुनाद का एक तूफान जो उसके पैरों के नीचे के प्लेटफॉर्म को ही तोड़ने की धमकी दे रहा था। फिर भी, उसने इंतजार किया, और 30 सेकंड बीत गए। दबाव एक भयानक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, 64 क्वाड्रिलियन। अभिराज की आधार शक्ति के समान। लेकिन अभिराज अपनी तात्विक कवच पहने हुए था, ऊर्जा की एक घनी ओवले जिसने उसकी रक्षा, शरीर और आत्मा को 1 और 5 गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब था कि संगीत, चाहे कितना भी हिंसक हो, एक लोरी जितना हानिरहित था। जब उसे यकीन हो गया कि यह ऊपर नहीं चढ़ेगा, अभिराज बोला, उसकी आवाज कोलाहल के माध्यम से कट गई। सर्वोच्च, अब मेरी बारी है। उसकी तलवार ठंडी प्रतिभा के साथ चमकने लगी। सम्मान के बाहर, उसने तलवार इरादे और विलुप्ति दोनों को एक साथ उपयोग करने का फैसला किया। जिस क्षण उसने झूला मारा, दुनिया सफेद हो गई। विनाशकारी तलवार बल की एक भयानक धारा फूट पड़ी। तास्या की आकृति तुरंत गिर गई और नष्ट हो गई, घुलते हुए प्रकाश के कणों में बिखर गई। इस लड़ाई ने हर एक आदिम मानव को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर तैरती हुई कुर्सियों में आराम करते थे, वे सीधे खड़े थे, क्योंकि इस स्तर की लड़ाई को बैठे हुए देखना एक अक्षम्य अनादर जैसा महसूस हुआ। जेनोस ने महसूस किया कि उसका गला धूल में बदल गया। वह निगल नहीं सकता था। रोशनी अनियंत्रित रूप से कांप रही थी, उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गड़गड़ा रही थी। यह आदमी, वह उसकी पहुंच से बाहर था। क्या वह आज के बाद कभी उसकी ओर देखेगा भी? क्या वह ऐसे व्यक्ति से मदद मांग सकती है? ड्रैगन, विक्रांत और पृथ्वी के हर सम्राट ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को भींच लिया और उन्हें अपने दिल पर दबाया, सिर नीचे झुकाए। ये वह सम्मान था जिसके अभिराज हकदार थे। 7वीं सर्वोच्च को हरा दिया गया था, और न केवल हराया गया था, बल्कि इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि उसकी आत्मा की छाप भी नहीं ठहर सकी। यहाँ तक कि सबसे उच्च शक्ति वाले भी हद से ज्यादा चकित थे। दूर, आर्थ ग्रे, जो पृथ्वी पर एक दूत के रूप में गया था, वह भी देख रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, एक ठंडक महसूस करते हुए। हमारी जाति शायद भविष्य में अपने 8वें सर्वोच्च का स्वागत करेगी अगर वह बढ़ता रहा। उस क्षण, उसने अपने दिमाग में रानी फ्रेया की आवाज सुनी। दूत आर्थ, आज से तुम्हें पृथ्वी का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। तुम ऐसा करने के लिए किसी को भी अपने कमांड के तहत ले सकते हो। आर्थ ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह महत्व को समझ गया। उनके बीच बहुत सारे जासूस और छिपे हुए पंजे दुबके हुए थे। इस लड़ाई की खबर शायद पहले से ही उनके दुश्मनों के बीच फैल रही थी। आभासी ब्रह्मांड, आदिम टॉवर। बधाई हो, अभिराज। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आराम करना? आगे बढ़ो। अभिराज की आकृति ऊर्जा के एक लहर में गायब हो गई और 95वीं मंजिल पर फिर से प्रकट हुई। वहां, 6ठे सर्वोच्च खड़े थे, उनकी चौड़ी पीठ मुड़ी हुई थी। उनके हाथ एक प्राचीन, शाही मुद्रा में उनके पीछे बंधे थे। अभिराज ने झुका। यह एक सम्मान है, सर्वोच्च। यह ओरियन ब्लैकस्पाया था, लगभग 2 मीटर लंबा आदमी। लंबे चांदी के बाल उसके कंधों के चारों ओर बह रहे थे, हल्की परिवेश रोशनी को पकड़ रहे थे। पीछे से भी, उसने एक सम्राट की दमनकारी शांति बिखेरी। धीरे धीरे, ओरियन उसकी ओर मुड़ा।
उसकी लाल पुतलियां एक चुंबकीय आकर्षण के साथ चमक उठी। मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं कहूंगा, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह कम थी। अपनी हर चीज से हमला करो, अभिराज। अभिराज ने समय बर्बाद नहीं किया। उसके चारों ओर 10 अंधेरी उड़ने वाली चाकू भौतिक हो गए, हवा में आलसे से घूम रहे थे। वह तैरने लगा, उसकी आभा सूजन हो गई जब तक कि उसने पूरे फर्श को दम घोंटने वाले दबाव में ढंक नहीं दिया। चाकू तेज हो गए। एक आकस्मिक पर्यवेक्षक केवल छाया के धब्बे देखेगा। एक सम्राट को भी उनका अनुसरण करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ओरियन ने एक हाथ बढ़ाया। एक झिलमिलाता रक्षात्मक क्षेत्र ने उसे घेर लिया, परतदार सिगिल के साथ झिलमिलाहट। उसकी आधार शक्ति 15 क्वाड्रिलियन थी, एक किला जो सेनाओं का सामना कर सकता था। चाकू टकराए, क्षेत्र तुरंत टूट गया, भंगुर कांच की तरह बिखर गया। ओरियन की आंखें एक अंश चौड़ी हुई, हल्के आश्चर्य की एक अभिव्यक्ति। इससे पहले कि वह बोल पाता, चाकू फिर से उतरे, उसके प्रक्षेपण को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जैसे वे गोभी को काट रहे थे। विलित की हंसी सर्वोच्चों के हॉल में बह गई। छोटे भाई, ऐसा लगता है कि तुम भी इस छोटे से आदमी को नहीं रोक सकते। ओरियन ने बस नाराज किया। चलो देखते हैं कि तुम उससे कैसे निपटती हो। विलित ने बस फिर से हंसा, एक संगीत ध्वनि जिसने हॉल को हिला दिया। अभिराज बिना किसी शब्द के 96वीं मंजिल पर चला गया। बहते हरे बालों वाली एक महिला इंतजार कर रही थी। जब वह प्रकट हुआ तो वह लगभग ठोकर खा गया, उसके ठीक सामने टेलीपोर्ट हो गया। ये वेलित टेरेस्कोवा, मानवता की 5वीं सर्वोच्च थी। वह अपने नाजुक हाथ में एक सजावटी चीनी पंखा पकड़े हुए थी, उसकी पसलियां जैद से उकेरी गई थीं। वह अभिराज पर मुस्कुराई, गर्म और लगभग मां जैसी। लेकिन किसी तरह उस मुस्कान ने उसकी रीढ़ को ठंडे पसीने में तोड़ दिया। अभिराज ने कम झुका, अनिश्चित था कि यह मंजिल किस तरह का दुर्स्वप्न लाएगी। जैसे ही उसने अपनी तलवार के लिए पहुंचा, विलित ने अपना सिर झुकाया और आह भरी। ओह प्रिय, क्या तुम सच में मुझ जैसी असहाय महिला के खिलाफ ऐसी हिंसा का सहारा लोगे? अभिराज एक लकड़ी की मूर्ति की तरह जम गया, उसका हाथ मुंह पर घूम रहा था। किसी भी युद्ध के मैदान से बदतर ठंडक उसके मज्जा में रिस गई। फिर विलित हंसी, उसकी हंसी एक स्वर्गीय घंटी की तरह गूंजी। देखो तुम कितने प्यारे हो। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। उसने आलस्य से अपना पंखा फड़फड़ाया। मैं हार मानती हूँ। तुम जा सकते हो और बड़े भाई के साथ फर्श पहुंच सकते हो। सिस्टम ने उसे टेलीपोर्ट कर दिया इससे पहले कि अभिराज के पास जवाब देने का समय होता। तास्या और ओरियन सिंहासन के हॉल से देख रहे थे, एक साथ चिल्लाए, यह उचित नहीं है, बड़ी बहन। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तास्या को पहले से ही पछतावा हो रहा था। अगर वह थोड़ी होशियार होती, तो वह भी आत्मसमर्पण कर सकती थी, खुद को कुल विनाश के अपमान से बचा सकती थी। विलित ने बस नाराज किया और उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी अपनी गरिमा है, कोई रास्ता नहीं है कि वह अपने आत्मा छाप को सम्राट क्षेत्र में किसी के द्वारा नष्ट होने दे। अभिराज खुद को 97वीं मंजिल पर पाया। चौथे सर्वोच्च जेवरिस एशरोन ने उसका इंतजार किया, एक आदमी जिसका शरीर 30 क्वाड्रिलियन ताकत बिखेरता था। अभिराज ने विनम्रता के बाहर कुछ मिनटों के लिए उसके साथ बातचीत की, फिर अपनी तलवार उठाई। विलुप्ति। एक पल में फर्श साफ हो गया। टॉवर के बाहर दुनिया अब इतनी शांत थी कि ऐसा लगा जैसे हवा भी बहने से मना कर रही है। किसी ने भी तेजी से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने एक पल भी चूक दिया तो उन्हें लगा कि वे खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। 98वीं मंजिल। तीसरे सर्वोच्च विरिंग ग्रिमहोल्ड एक लोहे के पहाड़ की तरह खड़े थे, ताकत 35 क्वाड्रिलियन पर थी। वह भी विलुप्ति का शिकार हो गया। 99वीं मंजिल। नोआ वॉर्डस्टार दूसरे सर्वोच्च उसका इंतजार कर रहे थे, शांत आंखों वाला आदमी और सभी सम्राटों के ऊपर एक सम्राट की आभा। उसकी आधार शक्ति 45 क्वाड्रिलियन थी। अभिराज ने गंभीर रूप से झुका। आपसे लड़ना एक सम्मान है, महाराज। दूसरे सर्वोच्च। नोआ ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी निगाहें खुद अथाह की तरह थीं। उसने एक लंबा, काला भाला खींचा, उसका किनारा अंधेरे बिजली के साथ चरमराहट कर रहा था। इस बार अभिराज ने एक दुर्लभ रोमांच महसूस किया। ये लड़ाई एक पलक झपकते ही समाप्त नहीं होगी। ये लड़ाई प्रलयकारी होगी। इस मंजिल पर नोआ एक शाश्वत योद्धा की तरह खड़ा था जो समय के सामने भी नहीं झुकेगा। उसकी मुद्रा इतनी शांत, इतनी अविचल थी, ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड ने उसे देखने के लिए ही ठहर गया हो। उसके चारों ओर की हवा भारी महसूस हुई, कुछ प्राचीन के साथ चार्ज हुई। अभिराज ने कहा, आपसे लड़ना एक सम्मान है, महाराज। दूसरे सर्वोच्च। उसकी आवाज सम्मानजनक थी, फिर भी उसके नीचे एक स्टील संकल्प चमक रहा था। नोआ ने सिर हिलाया। उसने कोई फैंसी शब्द नहीं कहा। उसने बस अपनी निगाहें उठाईं और एक भाला निकाला। भाला 2.5 मीटर लंबा था। यह एक काला भाला था, शाही और खतरनाक लग रहा था, जैसे इसने अनगिनत जीवन समाप्त कर दिए हों और अनगिनत युगों को देखा हो। नोआ ने अभिराज को एक शांत अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था, जैसे आने वाला संघर्ष एक कहानी में केवल एक औपचारिकता थी जिसे उसने पहले ही पढ़ लिया था।
अभिराज थोड़ा सतर्क हो गया। उसने सोचा, उन्हें लड़ाई देखनी चाहिए, है ना? तो उसे इतना आत्मविश्वास क्या बनाता है? या ये सिर्फ एक मुखौटा है? उसके दिल में असुविधा का एक निशान झिलमिलाया, लेकिन इसने उसकी इच्छा की तीक्ष्णता को मंद नहीं किया। अभिराज ने इस बार अपने तत्व से एक तलवार नहीं बुलाई, बल्कि अपना लेवल 5 बल हथियार निकाला। जिस क्षण काला ब्लेड प्रकट हुआ, नोआ के चारों ओर की दमनकारी अंधेरा हिलता हुआ लगा, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को पहचानते हुए। ये तलवार भी काली थी। इसका किनारा फीके रून्स के साथ झिलमिला रहा था, विलुप्ति की फुसफुसाहट। ठीक जैसे ही अभिराज नोआ की ओर कदम बढ़ाने वाला था, एक अंधेरा अंधा कर देने वाला प्रकाश नोआ के भाले से निकला। भाला एक बार धड़का, और उनके नीचे का फर्श भंगुर बर्फ की तरह टूट गया। प्रकाश ने एक अंधेरे क्षेत्र की तरह आसपास के क्षेत्र को जल्दी से अवशोषित कर लिया। एक गहरी, कर्कश गूंज 99वीं मंजिल के हर इंच के माध्यम से प्रतिध्वनित हुई। इसने लगभग 10 किलोमीटर त्रिज्या का क्षेत्र कवर किया। किसी के दिल को सामग्री के साथ लड़ने के लिए पर्याप्त जगह और कमजोर प्राणियों को निराशा में डुबोने के लिए पर्याप्त। जिस क्षण क्षेत्र बना, तापमान गिर गया जैसे कि वास्तविकता खुद दम घुट रही हो। अभिराज ने पहली बार नोआ की आवाज सुनी, गहरी और गुंजेमान, अपरिहार्यता का भार उठा रही थी। मेरे क्षेत्र में आपका स्वागत है, अथाह। ये नोआ के अंधेरे तत्व और भाले के सहज हथियार क्षेत्र से पैदा हुआ एक क्षेत्र था। इस भाले ने नोआ को उसी क्षेत्र में अजेय बना दिया था जब वह युवा था। जिन लोगों ने उसे चुनौती दी थी, वे दंतकथा में गायब हो गए थे, अविस्मरणीय। अभिराज ने इसे तुरंत महसूस किया। उसकी ताकत दब रही थी, अथाह की ठंडी उंगलियों से नीचे दबाया जा रहा था जब तक कि यह केवल आधा नहीं हो गया। ये 32 क्वाड्रिलियन हो गया, जबकि नोआ की ताकत 90 क्वाड्रिलियन तक बढ़ गई, 2 गुना। तो यही कारण था कि वह इतना आत्मविश्वासी था, है ना? अभिराज ने सोचा। उसकी दिल की धड़कन जोर से गूंज रही थी। दम घूंटने वाला क्षेत्र उसकी आत्मा के खिलाफ दबाया गया, लेकिन उसकी निगाह साफ रही। कोई बात नहीं, मुझे बस उस पर एक वार करने की जरूरत है। अभिराज की आंखें अभी भी पहले की तरह शांत थीं। नोआ हिला। दुनिया खुद लुढ़कती हुई लगी। चूंकि उसकी ताकत अभिराज से 3 गुना अधिक थी, वह तेज भी था, और अब उसके कदमों ने पूरे अंधेरे को कांप दिया। वह गायब हो गया और एक पलक झपकने से भी कम समय में अभिराज के सामने आया। भला एक धक्के में आगे बढ़ा जिसने हवा को तोड़ा। एक सदमे की लहर अंधेरे के माध्यम से लहराई, एक पहाड़ को मिटाने के लिए पर्याप्त मजबूत। लेकिन अभिराज वहां से टेलीपोर्ट हो गया और एक और जगह पर प्रकट हुआ। काली तलवार रक्षात्मक रूप से उठाई गई। उसने अपनी तलवार इरादे और पूर्ण गति तलवार तकनीक को सक्रिय किया। शक्ति उसकी नसों के साथ कांप उठी, फटने के लिए बेताब। फिर उसने एक ही निर्णायक चाप में नोआ की ओर झटका मारा, लेकिन नोआ भी गायब हो गया। नोआ भी अपने क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सकता था। वह अभिराज के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसका अंधेरा भाला अथाह में लिपटा हुआ था, जीवन का दावा करने के लिए यमराज का हंसिया तैयार था। ओहो, अब यह एक मुश्किल स्थिति है। मुझे क्या करना चाहिए? अभिराज ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, एड्रेनालाइन का ठंडा दंश महसूस करते हुए। टॉवर के बाहर के दर्शक सभी करीब झुक रहे थे, उनके दिल सामूहिक डर और विस्मय में धड़क रहे थे। फिर अभिराज ने उड़ने वाली चाकू को बुलाना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर काले प्रकाश के 1000 बिंदु खिले, फिर 10,000। हर एक घातक वादे के साथ गुनगुनाया। उसने 10,000 उड़ने वाली चाकू बनाए और उन सभी को विलुप्ति की बारिश की तरह क्षेत्र में बिखेरने दिया। अभिराज ने अपना मानसिक क्षेत्र भी सक्रिय किया। जहां भी नोआ प्रकट होगा, वह हमला करेगा। अचानक बढ़े हुए हत्या के इरादे के तहत अंधेरा खुद सिकुड़ता हुआ लगा। नोआ प्रकट हुआ और तुरंत पीछे से हमला किया। उसका भाला पूर्ण अधिकार के साथ डुबकी लगा रहा था। अभिराज ने अपनी तलवार से जवाबी हमला किया, लेकिन नोआ 20 गुना का एक प्रवर्धन तकनीक का उपयोग कर रहा था। ये लगभग 1.8 क्विंटल था। जो कुछ भी वह मारा गया उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। अभिराज की शक्ति उसकी तलवार इरादे के साथ 380 क्वाड्रिलियन और 10 गुना गति थी। वह शायद ही जीवित रह सकता था, और जब भाला उसके किनारे को छूता था, तो एक बल का विस्फोट उसके तात्विक कवच के माध्यम से फाड़ देता था। एक गहरा घाव दिखाई दिया, उसकी पसलियां टूट गईं। दर्द सफेद गर्म भड़क उठा। उसका पुनर्जनन शुरू हुआ, त्वचा और हड्डी सेकंडों में एक साथ बुनाई, और वह फिर से अपनी चरम स्थिति में था। धिक्कार है, मुझे एक ठोस वार करने की जरूरत है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अभिराज ने सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। क्षेत्र करीब दबाता हुआ लगा, भूखा। नोआ फिर से गायब हो गया, लेकिन इस बार अभिराज भी गायब हो गया। वे एक बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे थे, अंधेरे में और बाहर तेज चमक में टेलीपोर्ट कर रहे थे। हर बार जब वे फिर से प्रकट होते थे, तो जमीन फूट जाती थी, हवा टूट जाती थी, परछाइयां चीख उठती थीं। अभिराज ने इस बार अपनी तलवार तकनीकों को सक्रिय नहीं किया। वह रक्तरेखा से मिली विनाश की आंख का उपयोग करना चाहता था। उसने अपनी क्षमता को सक्रिय किया। ये क्षमता उसे अपनी आधार शक्ति का 20 गुना प्रवर्धित करने देती थी। अगर कुछ उस शक्ति सीमा में था, तो वह चीज तुरंत बिखर जाएगी।
चूंकि अभिराज का मानसिक क्षेत्र भी इस अथाह क्षेत्र को कवर कर रहा था, नोआ अभिराज के ठीक पीछे प्रकट हुआ, भाला अंतिम मारने वाले वार के लिए तैयार था। अभिराज को भी पता था कि नोआ यहाँ है, लेकिन इस बार उसने एक शैतानी मुस्कान दी, उसकी आंखों में अपरिहार्यता की एक चमक थी। उसने एक अकेला शब्द कहा, विघटन, धमाका। 664 क्वाड्रिलियन शक्ति सीमा के साथ, नोआ के पास केवल 90 क्वाड्रिलियन और 5 गुना अधिक प्रवर्धन के साथ एक रक्षात्मक कौशल था, लेकिन फिर भी सीमा के तहत था। नोआ का भाला अभिराज से 1 मिलीमीटर दूर रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। वह भी विनाश की आंख जानता था, लेकिन उसे यह कौशल ग्रह क्षेत्र में मिला था। अभिराज को यह क्षमता कैसे मिली होगी, और इसके अलावा वह इसका उपयोग अब कैसे कर सकता था। धीरे धीरे नोआ का शरीर प्रकाश कणों में बदल गया, उसके साथ अंधेरा भी घुल गया। दूसरे सर्वोच्च को हरा दिया गया। बाहरी दुनिया पहले से ही सुन्न थी, लेकिन यह विनाश की आंख आदिम मनुष्यों के लिए एक ज्ञात क्षमता थी। उनमें से कई के पास वे थे, बेशक वे सभी प्रतिभाएं थे, और कुछ ने उन्हें सितारा क्षेत्र या उससे भी ऊपर प्राप्त किया था। वह इस क्षमता को कैसे हासिल कर सकता था? टियर 9 रक्तरेखा विकास तरल के साथ, उसकी रक्तरेखा लगभग 50% शुद्ध होनी चाहिए। क्या उच्च अपने उसे कोई उच्च स्तरीय सीरम दिया? यहाँ तक कि सर्वोच्च भी हैरान थे। उन्हें पता था कि उन्होंने उसे कुछ भी खास नहीं दिया। ये लड़का कुछ और है। अभिराज ने धीरे से कहा, मुझे आराम करने की जरूरत है। वह ग्राउंड फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गया। वह पहले से ही घंटों से लड़ रहा था। उन शाश्वत प्रतिभाओं ने उससे वास्तविक प्रयास की मांग की थी, और दूसरे सर्वोच्च ने उसे वह सब कुछ उपयोग करने के लिए मजबूर किया था जो उसके पास था। अब उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, क्योंकि अंतिम प्रतिद्वंद्वी वह था, आदिम मनुष्यों का पूर्वज, ग्रैंड सुप्रीम ओडिन एस्ट्रालिथ। उसने युगों से अपनी जाति की रक्षा की थी। अन्य सर्वोच्चों के उठने के बाद भी वह उन सभी में सबसे मजबूत रहा। यहाँ तक कि अन्य सर्वोच्चों ने भी उसे ग्रैंड सुप्रीम कहा। ओडिन न केवल आदिम मनुष्यों में सबसे मजबूत था, वह इस ब्रह्मांड का दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति भी था, खगोलीय जाति के पूर्वज से एक स्तर नीचे। आदमी दूसरों की तुलना में पूरी तरह से अलग लीग में था। अभिराज को उससे लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। वह नहीं जानता था कि युगों पहले जब वह एक सम्राट क्षेत्र मार्शल कलाकार था तब उसके पास किस स्तर की शक्ति थी। वह पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी सांस को स्थिर किया, अपने दिमाग को शांत किया। उसने पूरे 1 घंटे तक आराम किया। उस समय में दर्शकों में से एक भी व्यक्ति ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वे ग्रस्त लोगों की तरह थे, कोई भी दूर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, मानो 1 सेकंड भी चूकने से डरते हों। 1 घंटे के बाद अभिराज ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वह सीधे 100वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट हो गया। वहां, अपने देर से बिसवा के दशक में एक आदमी चुपचाप चाय पी रहा था। उसका चेहरा विनाशकारी रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन बस उसे देखने से अभिराज का दिमाग शांत हो गया। यह उस तरह का चेहरा था जिसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक बच्चा था जो अपने पिता को 10 साल की लापता होने के बाद घर लौटते हुए देख रहा था। एक नजदीकी जिसे वह समझा नहीं सकता था। तो ये ग्रैंड सुप्रीम है, अभिराज ने सोचा। उसने गहराई से झुका। ग्रैंड सुप्रीम, उसने और कुछ नहीं कहा, और कुछ जरूरी नहीं था। ओडिन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान ऐसी लगी जैसे आसमान से तारे गिर रहे हों। कितना करिश्माई आदमी, अभिराज ने सम्मान के साथ सोचा। ओडिन ने धीरे से अपना चाय का प्याला नीचे रखा और खड़ा हो गया। अभिराज, उसने कहा, उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सबसे आदिम तरीके से लड़ना चाहता हूं, नंगे हाथों से। उसने शब्दों को एक पल के लिए डूबने दिया। जब मैं युवा था तो मेरे अपने लोगों के बीच कभी कोई विरोधी नहीं था। मैंने अन्य जातियों से लड़ाई की, लेकिन मैंने हमेशा हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल किया। मुझे लंबे समय से एक लड़ाई की लालसा रही है, मुट्ठी से मुट्ठी। ओडिन की निगाहें उससे मिली, अमर और अविचल। तुम क्या कहते हो? चलो हम जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाते हैं। केवल मुट्ठी के खिलाफ मुट्ठी, मांस के खिलाफ मांस। अभिराज बता सकता था कि इस आदमी के पास 64 क्वाड्रिलियन टन बल था। उसके समान। उसका खून इतनी तेजी से खौल रहा था कि ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग पक सकते हैं। फिर ओडिन ने जोड़ा, आवाज में एक शांत वादा था, भले ही तुम मुझे हरा नहीं सकते, अगर तुम बस मेरी लालसा को संतुष्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक उपहार भेजूंगा। अभिराज की आंखें चमक उठीं। ग्रैंड सुप्रीम से एक उपहार? धिक्कार है, मुझे ये चाहिए। ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।